is brought to you by Kuku FM. Download the app now. एक माँ अपने बेटे को जैसे तैसे लेकर अस्पताल पहुंचती है। बेटा बुरी तरह घायल हो चुका है एक एक्सीडेंट में, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, बेटे के अलावा दुनिया में उसका और कोई नहीं है। अब इस वक्त जो डॉक्टर उसके बेटे का इलाज कर रहा है वो माँ के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। उसे डॉक्टर से बहुत उम्मीदें हैं। उसे लगता है कि डॉक्टर कुछ करिश्मा कर देगा और उसके बेटे की जान बचा लेगा। दी ललन टॉप के किताब वाला की हुई है कुकू एफएम के साथ साझेदारी। यहाँ आप सुन सकते हैं बहुत सी ऑडियो बुक्स। ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर, प्रोमो कोड LT50 का कीजिए इस्तेमाल और पाइए कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस पर छूट। माँ पे क्या बीत रही है इसका अंदाजा आप और हम सिर्फ लगा सकते हैं, पर वो डॉक्टर जिसे इस वक्त इतनी उम्मीदें हैं, जिसके ऊपर एक जान बचाने की जिम्मेदारी है, उसका क्या हाल है। आमतौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत ही पत्थर दिल होते हैं, ये तो उनका रोज़ का काम है, वो रोज़ ऐसी चीज़ें देखते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या वाकई ऐसा होता है? आप देख रहे हैं किताब वाला। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रिजेश्वर सिंह। ये ट्रॉमा ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं और इनके पास लगभग रोज़ ऐसे पेशेंट्स लाए जाते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, ज़िंदगी के लिए लड़ रहे होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को रोज़ डॉक्टर साहब देखते हैं। ऐसे ही कुछ पेशेंट्स की कहानियाँ बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही दिल से और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपनी किताब के पन्नों पर उतारी है, और किताब का नाम है नेक्स्ट पेशेंट प्लीज़। इसे छापा है रूपा पब्लिकेशंस ने और इसकी कीमत है 195 रुपये। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं, बुक स्टोर से ख़रीद के पढ़ सकते हैं। अगर आपने कभी डॉक्टर ब्रिजेश्वर को दिखाया है, आप उनके पेशेंट रहे हैं, तो हो सकता है फिर आपकी कहानी भी इस किताब में हो। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर ब्रिजेश्वर, कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। देखिए, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, आपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी है? फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने थोड़ा थोड़ा इतनी बार उसको टीवी पे आते हुए देख लिया है कि मैंने पूरी फिल्म कभी नहीं देख पाया, लेकिन हाँ, मतलब पूरा सब कुछ आज मैं उसके बारे में जानता हूँ, मुन्ना भाई के बारे में। और कहानी लगभग मतलब हमारे मेडिकल कॉलेजेस में भी कुछ ऐसे लोग थे जो मुन्ना भाई थे, और बाद में उन्होंने लेकिन लाइफ में बहुत अच्छा काम किया। उसका एक सीन है डॉक्टर साहब जिसमें मुन्ना ना क्लास में उठ के पूछता है कि अगर कैजुअल्टी में कोई मर रहा है तो क्या उसको फॉर्म भरना ज़रूरी है। सिंस आप कैजुअल्टी में काम करते हैं, एक बात बताइए, वाकई ऐसा होता है कि जब तक फॉर्म ना भरा जाए पेशेंट का इलाज शुरू नहीं होता, डॉक्टर उसको देखते नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा मतलब देखिए क्या होता है कि अगर आप पेशेंट के साथ आए हैं, अननोन पेशेंट है, तो उसको फॉर्म भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो फॉर्म भरना और उसका इलाज शुरू करना। इलाज तो तुरंत ही शुरू हो जाता है। किसी भी एक्सीडेंट, जो ER है, हमारा एक्सीडेंट रूम है, जहाँ पे इमरजेंसी रूम है, वहाँ पर पेशेंट आते ही जितने भी हमारे जो इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं, हमारे जो स्टाफ है, सिस्टर्स हैं, वो सब लोग सबसे पहले उधर ही जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि क्या ये कैसे आया है, कौन इसे लेके आया है। पहले तो उसकी जनरल कंडीशन को देखा जाता है कि वो कितना सुरक्षित है। उसके बाद पूछा जाता है, भाई कहाँ है, इनके साथ कौन है, इनके साथ कौन है, ठीक है, आप वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ कराइए, हम ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। मतलब इतने सालों से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है, और जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ पर मुझे लगता है मरीज़ी को देखा जाता है। फॉर्म भरने की जो एक वो है, मुझे लगता है वो थोड़ी देर बाद उसका नंबर आता है। 5-10 मिनट बाद जब पेशेंट सेटल कर जाता है, उसके बाद फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरने की तुरंत। इलाज बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि अब ऐसा होता भी है। अच्छा, तो मतलब जो अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, लोग अक्सर थोड़ा हाथ लगाने में डरते हैं ऐसे केसेस में कि भाई अस्पताल लेके जाएंगे, पता नहीं क्या क्या भरना पड़ेगा, फिर पुलिस कचहरी का चक्कर ना शुरू हो जाए। नहीं है, ऐसा नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मेडिको लीगल केसेस आप सब लोग लेने लगे हैं। एनी रोड साइड एक्सीडेंट इज़ अ मेडिको लीगल केस। तो आपको वो फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन पेशेंट की जान बचाने के बाद, या फिर पेशेंट बहुत क्रिटिकल है तो हम लोग फिर वेट करते हैं उनके अटेंडेंट्स के आने का। तो मुझे लगता है जब पेशेंट आया आपके पास बेहोशी वाली हालत में, तो आप किससे बात करेंगे, किससे पूछेंगे? कई बार अननोन है, पुलिस लेके आई है। पुलिस तो कोई MLC वाली फॉर्मेलिटी करेगी नहीं। कोई आपको पुलिस सूचना जो आपको पड़ोस के थाने में आपको देनी होगी, इतना सा करना होता है आजकल। आजकल ये नहीं है कि आप जो है, मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका इलाज शुरू कर दिया जाए और बाद में पता किया जाए कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कौन उसे लेके आया है, और
जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको किसी तरह से बचाया जाए, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो मतलब जो लोग भी ये सुन रहे हैं, आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आपको कभी कोई ऐसा रोड एक्सीडेंट दिखता है तो डरिए मत, आप उस इंसान को अस्पताल लेकर जा सकते हैं, उसका पहले इलाज किया जाएगा, आप किसी कागजी चक्करों में नहीं फंसेंगे। एकदम से नहीं फंसेंगे, लेकिन हाँ मतलब मुझे लगता है कि आपको उसके लिए अगर आपको मान लिया आपको सूचना मिली है और आपको लगता है कि आप आधा घंटे में पहुंच पाएंगे, तब तक आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उसका इलाज करिए, हम आ रहे हैं। आप पहुंच करके जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ है वो करिए। भाई आपको बताना तो पड़ेगा कि आपका वो आपसे संबंधित है वो। और इलाज में मुझे लगता है जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई फ़ीस भी भरनी पड़े, लेकिन अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो इलाज शुरू हो सकता है। वो वहाँ के रेजिडेंट्स फ़ोन कर लेते हैं, जो डॉक्टर ट्रीटिंग डॉक्टर है वो देख लेता है, तो इलाज शुरू कर देता है वो। ठीक है। वैसे हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अभी तो डॉक्टर साहब काफ़ी नामी डॉक्टर हैं, पर डॉक्टर बनने से पहले ये खुद मरीज रह चुके हैं, वो भी 5 साल की उम्र में। तो क्या हुआ था डॉक्टर? ऑब्वियसली याद तो नहीं होगा, पर घर वालों से सुना होगा कि क्या हुआ था। वो मुझे बहुत याद है, अच्छे से याद है कि मैं लगभग 5 साल का था, आपने जैसे बताया कि, तो वो मुझे लगातार मेरे जॉइंट्स में सूजन थी, फीवर रह रहा था, तो जब मुझे दिखाया गया तो वो पॉलीआर्थराइटिस डायग्नोज हुआ। अब मैं रिकॉल करता हूँ वो रूमेटिक पॉलीआर्थराइटिस था, जिसमें मुझे हर 3 हफ्ते में एक इंजेक्शन लगता था। तो मैं बलरामपुर हॉस्पिटल जाता था, अमीनाबाद में रहता था, बलरामपुर हॉस्पिटल जाता था। लखनऊ की बात है ये। लखनऊ की बात है। और वहाँ पर जा कर के मुझे वो आई हेटेड दैट प्रेमिसेस बेसिकली। और जहाँ पर वो इतना बड़ा मोटा इंजेक्शन, और आप आजकल अब अभी भी वो उस का वही एक इलाज है बेंजाथिन पेनिसिलिन का, वो लगता था। एक कार्डियोलॉजिस्ट भी उस समय जो फिजिशियन थी, कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर शीला, मुझे उनका नाम तक याद है, कि वो देखती थी एंड डोंट प्ले टेक रेस्ट। तो मैं कहता व्हाई शुड आई ओनली रेस्ट, पूरी दुनिया खेल रही है, वो भी बच्चे को ये चीज़ बोलना कि बच्चे भाई को खेलो रेस्ट। मत। अच्छा, रूमेटिक आर्थराइटिस में आपको कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस होते हैं, तो आपको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। उस समय रेस्ट एक बहुत बड़ी रेमेडी थी जो इसके अलावा। खैर, तो बट इन ड्यू कोर्स आई डेवलप्ड कनेक्ट विद द मेडिकल वर्ल्ड एंड मेडिकल फर्टिलिटी उसी दौरान। अच्छा। फिर उसी दौरान क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद मेरे फादर को गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, और उनको डॉक्टर कोठीवाल थे वहाँ पर, मुझे नाम भी याद है, देखिए, कि उन्होंने कहा कि अब ये सर्जरी होगी इनकी गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। तो वो गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी सर्जरी, देखिए सब मुझे तब तक याद था जब मैं मेडिकल में गया हूँ और मैंने वो पढ़ नहीं लिया है चीज़ें वो। तो वो पापा मेरे सर्जरी के लिए गए। द होल पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी एंड डिस्चार्ज रिमेन फाइनली इम्प्रिंटेड इन माई मेमोरी। अभी तक मुझे वो याद है। तो अस्पतालों से आपका बचपन से ही रिश्ता रहा That है। was the exact point of my emotional bonding with the profession and desire to become a doctor. मतलब वही एक समय था जहाँ पर मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि मैं फैसिनेट हो चुका था मेरी अपने फादर की सर्जरी से, उनकी रिकवरी से, और मुझे लगा था ये तो अद्भुत चीज़ है। और सर्जरी को मैंने उस समय, वो ग्लास के डोर्स होते थे और थोड़ा सा विंडो होता था, उस समय दिखाया भी जाता था कि कैसे जा रहे हैं, वो मुझे बहुत फैसिनेट होता था। तो मुझे लगता था कि दैट वाज द पीरियड जहाँ पे मैंने इम्बाइब किया वो कि मुझे डॉक्टर बनना है। और मैं बीमार तो बहुत रहता था, तो अस्पतालों में जाने के चक्कर लगे रहते थे, गला अक्सर ख़राब रहता था, तो ईएनटी में, फिर आर्थराइटिस वाली क्लिनिक में 5 साल मुझे वो इंजेक्शन लगे। अब आप सोचिए कि कैसे लगते होंगे। तो माँ मेरे को वो बर्मा बिस्किट्स जो है वहाँ से बिस्किट दिलाती थी, कुछ गड़बड़ झाला होता था एक, वहाँ से खिलौने दिलाती थी, और वो मैं इंजेक्शन लगवाता था तब जा करके। तो एक शुरुआत में ही एक, मतलब जो आप कहिए कि एक ऐसी स्थिति थी कि बीइंग अ पेशेंट, मैं फाइनली मुझे लगा वो जर्नी बीइंग पेशेंट टू डॉक्टर हो गई। तो अभी ठीक है, मतलब आप फिर निकले कैसे सिचुएशन से? धीरे धीरे मुझे 5 इयर्स लगे इंजेक्शन। 5 इयर्स के बाद डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आपको ज़रूरत नहीं है, कोई कार्डियक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। बहुत डर था कि दिल में छेद है, माँ बहुत दिनों तक कहती थी तुम्हारे दिल में छेद है, दिल में छेद है, और ऐसा है। लेकिन वो सब कुछ ठीक हो गया। वो मैं मतलब मेडिसिन में गया, जब मेडिकल कॉलेज गया मैं 18 साल की उम्र में, तो मैं वहाँ पर जाके मैंने दिखाया, मैंने ईसीजी वगैरह भी कराया कि अगर कहीं मुझे कुछ था तो कार्डियोलॉजी में दिखाया, तो ऐसा सब कुछ नॉर्मल हो चुका था वो। तो अभी जिन बच्चों को ये कंडीशन है, अभी इसका इलाज अवेलेबल है? इलाज है, ये फ्लीटिंग आर्थराइटिस होती है एक्चुअली, कि एक जॉइंट में हुआ, फिर दूसरे जॉइंट में हो गया, फिर तीसरे जॉइंट में हो गया, एक में ठीक होती है, फिर दूसरे में हो जाती है। तो आजकल इलाज है इसका, और इसको बस बचाना होता है बच्चों को कि जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है वो उसके साथ कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, दिल पे असर कर देता है। तो जो
हार्ट के वॉल्व्स होते हैं उसमें वो सिकुड़ जाते हैं, तो माइट्रल स्टेनोसिस हो जाती है। माइट्रल स्टेनोसिस ऐसे होती है कि जब ये स्ट्रेप्टोकोकल तो वो सिकुड़ जाता है वॉल्व, तो जो फ्लो है वो हार्ट का वो अफेक्टेड होने लगता है। तो उसके लिए फिर बाद में अगर वो बहुत लंबे समय रह गया तो आपकी वॉल्वोटमी होती है, कार्डियक सर्जरीज होती हैं, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट उसको परफॉर्म करते हैं, तो रिमेटिक आर्थराइटिस की हिस्ट्री ली जाती है। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा मेडिकल कॉलेज में, मैंने सारे अपने चेकअप्स कराए और आई फाउंड इट वाज सब ठीक था। तो फिर आप वो वाले डॉक्टर हैं जो खुद बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे, या फिर माँ बाप ने बोला नहीं भाई हमारा बेटा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर? नहीं, फादर तो चाहते थे क्योंकि सर्विसेज में थे, तो उनको लगता था कि मेरा बेटा आईएएस बने। तो लेकिन मेरा इंक्लिनेशन था मेडिसिन का, और उस तरह की जो है, जैसे आपने मुन्ना भाई का जिक्र किया, उस तरह की फिल्में, जैसे अनुराधा एक फिल्म थी, आपको याद होगा, बलराज साहनी और लीला नायडू की, तो वो मैंने देखी थी। तो बहुत सारी फिल्में मैंने ऐसी देखी जो उस समय बचपन में टीवी दूरदर्शन था तो आपको देखने को मिलती थी। एक डॉक्टर की मौत, ये मैं कोट करने वाली थी, पर मैंने सोचा बड़ा आयरॉनिक हो जाएगा अगर मैं इस फिल्म का जिक्र करूंगी, एक डॉक्टर की नहीं, मौत। तो वो इतना, वो उसका जो रिसर्चेस हैं वो मैंने उनके ऊपर बाद में बहुत काम किया, और उन डॉक्टर के ऊपर, और दीपांकर डे, उनके बाद पढ़ा उनके बारे में, तो वो मुझे सब बहुत फैसिनेट करते थे, ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे डॉक्टर्स। तो मुझे लगता था कि मुझे भी बनना है और इसी तरीके का कुछ डॉक्टर बनना है कि मैं कुछ कर सकूं, मतलब कुछ डिफरेंट, हाँ, मतलब लोगों की मदद कर सकूं। तो डॉक्टर साहब, मैंने आपकी किताब में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा है, विलियम ऑसलर का है। ये बता दूं मैं लोगों को कि कनाडा के बहुत ही मशहूर डॉक्टर रहे हैं ये। पहले मैं कोट बता देती हूँ, कोट क्या है। कोट ये है कि वन ऑफ द फर्स्ट ड्यूटीज ऑफ द फिजिशियन इज टू एजुकेट द मासेस नॉट टू टेक मेडिसिन। अब इसका मतलब क्या है कि एक डॉक्टर का जो सबसे पहला काम, सबसे पहला कर्तव्य है वो ये है कि वो लोगों को ये समझाए कि उनको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो अपने आप में बड़ा आयरॉनिक है, क्योंकि बहुत लोग डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे 20 दवाइयाँ लिख देगा डॉक्टर। नॉट टू टेक मेडिसिन फ्रॉम एरा गैरा जगह से, मेडिकल स्टोर से, और अगर आप मेडिसिन अवॉइड कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर होकर के हम लोग खुद बहुत अवॉइड करते हैं कि आप क्यों खाएंगे दवा जब आपको, मुझे लगता है कि और भी तरीके हैं ठीक होने के। तो नॉट टू टेक मेडिसिन, मैं अभी भी पेशेंट से, बहुत सारे पेशेंट से कहता हूँ तुम ठीक हो, अब तुम्हें दवा की ज़रूरत नहीं है, सर एक दवा लिख दीजिए, एक गोली लिख दीजिए, कभी दर्द हो तो खा लेंगे। तो मैंने कहा जो मैं दवा लिखूंगा वो मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगी, अगर तुम्हें दर्द की दवा की ज़रूरत है तो तुम्हें ये लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसको खाना मत। जब तक कि इसकी बहुत ज़रूरत ना पड़े तुम बात कर लेना हॉस्पिटल, तुम अपनी कोई परेशानी है तुम बता देना, लेकिन डोंट ईट मेडिसिन ऐसे ही अननेसेसरली। मेडिकेशन मेरे ख्याल से तो जो है आजकल लोग चाहते भी नहीं है मेडिसिन खाना। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब दवा नहीं खानी, कुछ और बताइए। मेरे एक्सपीरियंस में तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनको मतलब शायद मज़ा आने लगता है दवाइयाँ खा के, या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो दवाइयों की ज़रूरत नहीं है फिर भी खाते हैं उसको। हाँ, तो उनको दवा पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, उनको लगता है कि मैं ऐसे ठीक नहीं हो सकता और मुझे दवा ही खानी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दवा खाना बहुत बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के, और ख़ास करके तब जब आपको दवा की ज़रूरत नहीं है तब खाना तब ठीक नहीं है। सर ऐसे तो जो कंपनियां बनाती हैं दवाइयाँ या फिर जो फार्मेसी चलाते हैं उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, उनकी दुकान जो है डॉक्टर से चल रही है, तो डॉक्टर्स ज़रूरी दवाइयाँ लिखेंगे ना आपको। अननेसेसरी दवा खाने से मैं मना कर रहा हूँ कि आपको जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं वो खाइए। और अभी आप कहेंगे कि आपके बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो दवा छोड़ देते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है। दूसरा पार्ट भी है, बिल्कुल ये भी होता है कि जब आपको ज़रूरत होती है उस समय आप दवा नहीं खाते हैं, जिनकी आपकी पूरी क्लिनिकल रिजीम है, आपको खाना ही खाना है, इतना कोर्स है, वो भी नहीं खाते हैं लोग। तो हर तरह के व्यक्ति मिलेंगे आपको। इससे एक चीज़ मुझे जहन में आई कि ये बहुत होता है, हर घर में एक डॉक्टर खुद बन जाता है। इंसान के लक्षण दिखे और उसको देखा देखी, या तो गूगल पे सर्च किया, किसी वेबसाइट पे देखा कि अच्छा ये है तो मतलब ये बीमारी है और इसकी ये दवा है, तो ये खाना शुरू कर देते हैं। ये भी बहुत होता है। हाँ, मतलब गूगल करके तो लोग आते हैं, और आजकल तो बहुत आपके पास सुविधाएं हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या सही है, क्या कारगर है, क्या नहीं है। पर ये रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। गूगल करना से आपको गूगल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाएगा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी गूगल करना भी, डॉक्टर की सलाह से गूगल कर सकते हैं आप कि मैं क्या सर्च करूं सर, कि जिससे कि मुझे सारा डिटेल पता चल जाए। कई बार डॉक्टर्स के पास समय नहीं होता इतना ज़्यादा कि आपको समझा पाएँ वो, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज़ फाइब्रोमाइल्जिया। अब आपको बड़ा वेग सा पेन है, आपको गर्दन से दर्द है, हाथों में आ रहा है, पीछे बैक स्कैपुला में है,
आपको लगातार आप उस पे सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, तो फिर अब बड़ा ये कोई किसी डायग्नोसिस में फिट नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, फिर मैं उसको लिख देता हूँ, यू जस्ट गूगल इट, फाइब्रोमाइल्जिया। अच्छा हुआ आपने फाइब्रोमाइल्जिया का जिक्र किया, क्योंकि कोविड के बाद इसके काफ़ी केसेस सामने आए हैं कि विदाउट एनी रीज़न लोगों को पेन काफ़ी ज़्यादा, कभी मतलब मांसपेशियों में, जॉइंट्स में बढ़ तो रहा है उसमें लोगों हम के। लोग क्या करते हैं कि जो उसमें साथ में एक एंटी डिप्रेसेंट देते हैं कि जो आपका स्ट्रेस है, वो जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है वो कम हो जाए। इसी तरीके से जो आपको कुछ नर्व टॉनिक्स होते हैं वो देते हैं। बेसिकली बताना होता है पेशेंट को कि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो ठीक हो जाएगा। विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़रूर होती है साथ में ऐसे लोगों को, तो वो आपको ठीक करना होता है। विटामिन B12 की भी कमी होती है? B12 की कमी, D3 की कमी, और दूसरा कई बार जैसे थायराइड है आपको, या डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर है, तो ये तीनों जो बीमारियां हैं ना, वो बहुत सारा एसोसिएटेड होते हैं इन इलनेसेस के साथ। तो आपको अपना थायराइड चेक करा लेना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए, अपना शुगर टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं लंबे समय से, तो आपका जो 3 मंथ्स का HbA1c होता है वो करा लेना ये चाहिए। हर 3 महीने में हर शुगर 3 का महीने में टेस्ट। शुगर करानी चाहिए। और आपको जो फैक्टर है आपके साथ, लोग इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लगातार उनको काम करना है, डेडलाइंस हैं उनकी, तो बहुत कुछ तो उसकी वजह से भी होता है। अच्छा, ये चीज़ जो फाइब्रोमाइल्जिया की हम बात कर रहे हैं, ऐसा सही में होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो आपको फिजिकल पेन बहुत ज़्यादा महसूस तो हम होता है? लोग साइकोसोमेटिक पेन्स कहते हैं ऐसे को। तो फाइब्रोमाइल्जिया इज काइंड ऑफ दैट। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। डॉक्टर, एक बात बताइए, वैसे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, ऊपर से आप एक ट्रॉमा सर्जन हैं और ज़िंदगी अपने आप में एक एक्सीडेंट है, रोज़ आपके सामने इतने सारे केसेस आते हैं, बहुत बिजी रहते हैं आप, पर इन सब के बीच में अब आपको थिएटर में भी इंटरेस्ट है, आपको अवार्ड मिल चुका है, आपका काम पब्लिश हो चुका है, आपने किताब लिख ली, आपको समय कैसे मिलता है ये सब करने का? देखिए, मैं जब आपको मैं ऐसे बताता हूँ कि जब मैं MBBS कर रहा था, तो मैं घर में साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग आता था। तो उस समय आप पढ़ते थे कहानियाँ, वो उसी समय कुछ ऐसी कहानियाँ थीं जो निकली और आपको बहुत इंस्पायर करी। फिर एक बड़ी राइटर होती थी उस समय की, शिवानी गौरव पंत। वो लखनऊ में गुलिस्तान में 66 गुलिस्तान उनका घर था, और तो मेरी बैचमेट थी एक, उसकी वो रिलेशन थी, तो मैं उनसे अक्सर मिल लिया करता था जा कर के। एक तो वो बात है, तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया पढ़ने के लिए। MBBS में मैंने उसी दौरान एक राइटर थी मृदुला गर्ग, जो दिल्ली में रहती हैं, बड़ी राइटर हैं, और उनकी किताब पढ़ी मैंने, डैफोडिल जल रहे हैं, वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो अब क्या हुआ, जो थिएटर, जो आपका राइटिंग वाला जो एलिमेंट था, डॉक्टर्स यूजुअली वही पढ़ते हैं, ब्रेन कोमा और उस तरह की बुक्स ना, तो जो शब्दों के साथ। हाँ, तो मतलब वो पहले उस समय वो पढ़ते थे जो आपका, या तो फिर फिक्शन पढ़ते थे। तो जब वो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा इट्स ए डिफरेंट वर्ल्ड राइटर्स का। उनको मैंने एक लेटर लिखा, उसका जवाब आया बहुत अच्छा सा। उन्होंने ये कहा कि पहले आप अपना अच्छे से प्रोफेशन कर लो, और तुम कभी दिल्ली आओ तो मिलना। और 4 पेज का जवाब दिया उन्होंने। मैंने 1 पेज का लेटर लिखा था। मैंने उम्मीद नहीं की थी इतनी बड़ी राइटर लिखेंगी, और उनका बहुत वो चर्चित नावल था, डैफोडिल जल रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने MBBS कंप्लीट किया, मैंने MS किया कानपुर से, फिर मैं यहाँ ट्रॉमा सेंटर में थोड़े दिनों के लिए, फिर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, फिर उसके बाद संत परमानंद में। तो जब संत परमानंद हॉस्पिटल में आया मैं, दिल्ली में संत परमानंद हॉस्पिटल में काम तो मैंने सीखा, उन्होंने हाथ पकड़ के सिखाया मुझे। लेकिन शाम को जब मैं अक्सर फ्री हो जाता था, तो एक ZTV के प्रोडक्शन का लड़का था, प्रकाश श्रॉफ, मुझे नाम भी याद है, वो मुझे, मेरी दोस्ती हो गई उससे, वो अक्सर आता था वो, और तो मैं उसके साथ थिएटर देखने NSD निकल जाता था। तो मैंने वो 2-3 साल में इतना थिएटर देखा कि मुझे लगा, अरे थिएटर तो अद्भुत दुनिया है, अद्भुत मतलब इट्स फिल्म्स, मतलब समझ लीजिए 3 साल रहूँगा तो 2 या 3 फिल्में देखी होंगी, और थिएटर लगातार देखना, करीब करीब मैंने 40-50 प्रोडक्शन देखे होंगे जो NSD के थे, और कोई थिएटर नहीं। तो फिर लोगों ने कहा, NSD वालों ने, कि आप डॉक्टर साहब जब जाएंगे ना बरेली, तो आप थिएटर के लिए कुछ करिएगा। थिएटर के लिए लोग करते नहीं है, देखते ही हैं बस खाली। तो मेरे दिमाग में कहीं वो बात थी। जब मैं आया, तो मैंने जो 1 पेशेंट, 2 पेशेंट, 3 पेशेंट शुरू किया, और मैंने उन पर पेशेंट्स पे ध्यान देना शुरू किया, नर्सिंग केयर तक करी। तो आई बिकेम incredibly busy round the clock, 24 hours. Though I achieved as a known orthopedic surgeon, लेकिन क्या होता है कि आपको, but I wanted to share with the outer world
inner world of pain and pleasure of my patients, colleagues and medical environment. मैं चाहता था कि मैं उनको भी दुनिया को आप बताऊं, अपने पेशेंट्स की जो कहानियां हैं हैं वो बताऊं. मुझे लगता था मतलब it was a kind of inner churning, है ना. तो आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने पेन डाउन करना शुरू कर दिया उनको, माई फीलिंग्स, माई ऑब्जर्वेशंस, माई लाइफ अफर्मिंग, लाइफ गिविंग एक्सपीरियंसेस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो मुझे लगा कि मैं ये बताऊं तो सही, कितने पेशेंट्स, कितने सुपर ह्यूमंस हैं जिनके साथ मैं रह रहा हूँ. वो बहुत बड़े लोग हैं, आपको वो हैरान करते हैं, उनकी बहादुरी आपको देखकर किताब में हैरान करती है. और फिर कुछ लाइफ में मेरा ऐसा भी हुआ कि जिस घर में बरेली में मैं रहा वो एक म्यूजिशियन का घर था, और वो 30 इयर्स के बाद मुझे मिली. जिस घर में मैं शुरुआत में मेरे फादर का ट्रांसफ़र होकर गया था, 30 इयर्स के बाद मिली. तो उनकी एक अद्भुत कहानी मुझे उन 2-3 दिन में सुनने को मिली, जो कि नहीं मालूम थी एक बीच के गैप के कारण. तो अपने आप में एक पूरा एक वो इट वॉज अ थिक नॉवेल. वो उसमें मैंने तारा आंटी करके वो लिखा, फिर बाद में उसका अभी भी जिक्र किया है. तो जब इतनी सारी कहानियाँ मिलने लगी तो मैंने एक दिन क्या किया, 4-5 पेज जो है उसको 4-5 स्टोरीज़ को मैंने शबाना आज़मी को भेज दिया, क्योंकि मेरा उनसे थिएटर की वजह से, तुम्हारी अमृता की वजह से वो जानते थे. मैंने उनको कहा था कि हम ये वाला शो बरेली में करेंगे, और वो शो फारूक शेख की ठीक मतलब उसके बाद होना था, जिस समय डेथ हुई है उसके बाद होना था, लेकिन उनकी डेथ होने की वजह से वो शो नहीं हो पाया. उनका मैसेज आया, ब्रिजेश्वर कैसे करेंगे, तुम्हारी अमृता, फारूक तो रहे नहीं. और वो जो तो फिर मैंने उनको, फिर उसके बाद मैं उनसे टच में रहा, तो फिर मैंने उनको 4 कहानियाँ बोले, बहुत सुंदर कहानियाँ ब्रिजेश्वर, इसको पब्लिश करो. उन्होंने एक नोट लिखा. फिर वो नोट लेकर के मैं वो पब्लिशर के पास गया, और मैं कैलकाटा में था तो उस समय वो सुपरनोवा पब्लिशर था. उसने कहा ठीक है, ये आप इसको दे सकते हैं, हम लोग इसको छापते हैं. मैंने पहली बार ही गया था किसी पब्लिशर के पास, उन्होंने कहा नहीं आप इसको हम कर सकते हैं. तो वो इन एंड आउट ऑफ थिएटर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. वो तब किताब आई. किताब बात है वो 2013-14 की, 14 में निकला. और शबाना जी उसके लिए रिलीज़ के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आई, उन्होंने उसको रिलीज़ किया. और उसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल और तरुण विजय, बीजेपी के एक एम्स के प्रोफेसर थे, वो आए और बुक रिलीज़ हुआ. मुझे बड़ा ही प्रोत्साहन मिला, और वो मेडिकल फर्टिनिटी में काफ़ी लोगों ने बुक पढ़ी भी वो. तो वो थोड़ा सा इंस्पायर हो गया. अच्छा, ये जो प्रोसेस है लिखने वाला, मेरा दिन भर का लगभग 100 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है पर डे. आई हैव टू सी 100 पेशेंट्स, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, और कोशिश करते हैं हम लोग कि 60-70 पे रुक जाए, लेकिन वो जाके 100 पे ही टिकता है, 80-90-100 हो जाता है. तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं जब ओपीडी के बीच में डिस्टर्बेंस ना हो. तो कितने घंटे काम करते हैं हाँ, बताने जा रहा हूँ आपको. फिर मैंने रात में ऑपरेशन थिएटर शुरू किया कि मैं 10-10:30 बजे के बाद से सर्जरी शुरू करता हूँ, सुबह 3-4 बजे तक. तो मतलब समटाइम्स इट इज़ 4, समटाइम्स इट इज़ 4:30. कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लंबा होता है, बीच में कोई एक्सीडेंट आ गया तो उसको भी देखना है आपको. तो जो बीच में सर्जरीज के बीच में टाइम मिला मुझे, वो दिन भर की जो चीज़ होती थी, डायरी होती थी, वो मैं नोट करता रहता था आईपैड पे. तो वो मुझे अल्टीमेटली, फिर मैं जब कहीं गया बीच में, तो मैंने उन चीज़ों को इकट्ठा किया, और वो उन्होंने कहानियों का शेप ले लिया. देखिए, कहानियों में बहुत सौरभ जी आए थे मेरे उसमें, उन्होंने कहा बहुत डिटेल नहीं है किताबों में. तो मुझे लगा जितनी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता था, आप उससे कहानी के तौर पे तो नहीं पूछ सकते हो, तो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता था वो मैंने करा. कई बार पेशेंट्स खुद बताने में इंटरेस्टेड होता है, तो वो बताता है. मतलब वैसे तो ईच पेशेंट इज ए स्टोरी, and few are reluctant to tell it, but more than you can imagine will say, doc, you are the only person I have ever told about this. मैंने आपको बताया है केवल, मैंने कभी किसी कोई बात नहीं बताई है. तो मुझे लगता है तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है. तो डॉक्टर के साथ साथ तो मैं उससे काउंसलर बन जाते हैं. तो मैं उससे पूछता हूँ, मैं क्या इसको कभी लिख सकता हूँ? बोले हाँ लिख दीजिएगा. तो फिर इस तरह से वो थोड़ी थोड़ी कहानियाँ जो है वो निकल करके आने लगी. और वो फिर मुझे इस किताब को लगे 7-8 साल, मतलब 14 के बाद 8 साल लगे. तो बहुत सारी कहानियाँ नहीं भी आ पाई, लेकिन मुझे लगा कि जितनी आ रही हैं उसको हम देखते हैं क्या होता है. तो वो एक्सेप्ट हो गई है जो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट उसकी. और किताब, आपने डॉक्टर थिएटर का इतना जिक्र किया कि आपको इतना शौक है थिएटर का, आपने कभी परफॉर्म भी किया है स्टेज पे? मैंने आपको इस टॉक से पहले बताया था, मुझे बहुत स्टेज फ्राइट है और कभी भी मैंने परफॉर्म नहीं किया है. और इवन जब इंट्रोडक्शन होता है तो भी मैं नहीं जाता हूँ. मुझे लगता है कि जो लोग कर रहे हैं, मेरी वही विधा नहीं है, मेरा ये जोन नहीं है जो उसमें मैं जाऊँ. मैं केवल बैक स्टेज ही मेरा सब कुछ ठीक है.
सपोर्ट पैटर्नेज है, या मेरा हम लोग का एक ग्रुप है जो बहुत अच्छा ग्रुप है, पूरे देश में वो ट्रैवल करता है, रंग विनायक रंग मंडल करके है, तो वो करता है, तो उनको सपोर्ट करता हूँ मैं, और वो लोग बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं, आपको कभी बुलाता हूँ दिखाने के लिए। बिल्कुल, ये भी बढ़िया है। तो वैसे एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा आपको समय देना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और आपको पर बचपन से थिएटर, आर्ट्स, लिखना, पढ़ना, इन सब चीज़ों का शौक रहा, तो घर वालों से कभी डांट पड़ी है कि क्या कर रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई करो? नहीं, लिखना तो मैंने बताया आपको कि मैंने बाद में शुरू किया, मुझे नहीं लगता था जब मैं मेडिकल प्रोफेशन में आ गया तो लिखा, मैंने केवल पढ़ने का शौक था, पढ़ता था, तो मतलब एमबीबीएस तो मुझे लगता नहीं कि मतलब कब कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम, मतलब ठीक ही पढ़ लिया होगा तभी हो गया। अच्छा पढ़ा तभी हुआ। हाँ, मतलब पढ़ लिया तो हो गया, फिर किस्मत थी, ऑर्थोपेडिक्स मिल गई, तो मैं उसे किस्मत ही कहता हूँ कि मतलब मैं एक्चुअली बेसिकली मीडियोकर स्टूडेंट था, मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं लाइफ में इतना अच्छा कर पाऊँगा, और हाँ मतलब पॉजिटिव था, लेकिन कभी जो आज मैं कर रहा हूँ उसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी, तो वो एक आप डेस्टिनी मान लीजिए, आप उसे किस्मत मान लीजिए, जो भी मान लीजिए आप उसे, लेकिन हाँ मतलब मैं कुछ कर पाया, मैं इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि बस जो कर पा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर, जब मैंने आपकी ये किताब पढ़ी ना, तो मेरे दिमाग में मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक सीन बार बार घूम रहा था, और ऐसा नहीं है कि मैंने डॉक्टर से जुड़ी और कोई फिल्में नहीं देखी हैं, पर सबसे पहले जहन में यही फिल्म आती है ज़्यादातर लोगों के। तो इसमें एक सीन है, मैं पहले आपको वो सीन बताती हूँ कौन सा है। एक स्टूडेंट क्लास में उठती है और डॉक्टर अस्थाना, जो डीन है उस मेडिकल कॉलेज के, उनसे ये कहती है कि आई लव माई पेशेंट्स, और मैं अपने पेशेंट्स का डॉक्टर बन के नहीं, उनका दोस्त बन के इलाज करना चाहती हूँ। डॉक्टर अस्थाना इस बात पर पेशेंट को बहुत बुरी तरीके से डांट देते हैं, और वो ये कहते हैं कि एक डॉक्टर का काम अपने पेशेंट से दोस्ती करना नहीं है, आप उसका इलाज करिए, ये आपका काम है। और फिर वो एक बात बोलते हैं कि हमदर्दी, लगाव और दोस्ती, ये तीनों डॉक्टर की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मैंने हज़ारों ऑपरेशन किए, मेरा हाथ नहीं काँपा, पर मैं अगर अपनी बेटी का ऑपरेशन करूँगा तो मेरा हाथ काँपेगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। पर आप जो हैं वो बिल्कुल ही उल्टे हैं इसके, आपकी फ़िलॉसफी एकदम ही उल्टी है, और आप अपने पेशेंट से दोस्ती भी करते हैं, लगाव भी होता है, हमदर्दी भी होती है। तो कौन सही है, डॉक्टर अस्थाना सही है या आप? और दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि हमदर्दी एक डॉक्टर की कमज़ोरी बन सकती है? मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ कि जो मुन्ना भाई एमबीबीएस था, इट वाज लूजली बेस्ड ऑन पैच एडम्स। रॉबिन विलियम्स की बहुत सुंदर फिल्म है पैच एडम्स, अगर आपने पैच एडम्स देखा है तो आपको लगेगा कि हर डॉक्टर को पैच एडम्स होना चाहिए, और उसके प्रोफेसर उसको इसी बात के लिए, जो आप तीनों चीज़ें कही ना, तीनों चीज़ों के लिए वो क्रिटिसाइज़ करते रहे, लेकिन पैच एडम्स ने एक माइलस्टोन स्थापित किया, और उसने अलग तरीके की प्रैक्टिस शुरू करी, उसने मतलब अलग से क्लिनिक खोल ली थी, तो उसका लाइसेंस रिजेक्ट हो गया। अच्छा। मतलब लेकिन वो प्रैक्टिस करता रहा, उसको लगा जिसको ज़रूरत है मेरी, वो मैं जो हूँ मैं करता रहूँगा, चाहे मेरे प्रोफेसर्स, चाहे मेरा मेडिकल कॉलेज कुछ भी कहे। उसको लगता था ह्यूमर ऐसी चीज़ है जिससे आप देखेंगे तो पैच एडम्स मतलब पैच एडम्स पे ही मुन्ना भाई एमबीबीएस बनी है, उसका कंसीव ही उसी फिल्म को लेके किया गया है। हाँ, कंसीव ही उसके कॉन्सेप्ट को लेके किया गया है। तो पैच एडम्स में वो उसको ह्यूमर जो है, ह्यूमर वाला एलिमेंट है, वो कहता है कि पेशेंट्स दुख की घड़ी में उसको हंसा सकूं मैं, वो कॉमिकल तरीके से अपना क्लोनिंग से वो उनको हंसाने की कोशिश करता है। तो एक मेडिकल प्रोफेशन जो है एक संजीदा सा प्रोफेशन मानते हैं ना आप, तो उसको लगता है कि आप यहाँ पर ये सब कैसे हो सकता है, इस करके प्रोफेसर्स मना करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। अगर आप हमदर्द बन के देखिए तो आपको देखिए कितने पेशेंट्स मिलते हैं आपको। पर सर अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो जाएं तो आप ना देखिए, एक लेवल तक आपका बहुत सही है। इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप उससे बात करेंगे ना, बात करेंगे, आप उसको अपना नंबर दे देंगे, आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपको एक लेवल के बाद आकर के, क्योंकि आप बिजी हैं तो आपको तटस्थ रहना पड़ेगा। एक लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़, इंडल्जेंस तो किसी भी चीज़ की बुरी है। आपको एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना, और एक पेशेंट को भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, डॉक्टर से पूछ सकता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ बातचीत के बारे में बात नहीं कर रही, जैसे इलाज भी है, क्योंकि
अब मैं डॉक्टर स्थाना का फिर से वो वाला डायलॉग रिपीट करूंगी जो वो कहते हैं कि मेरे हाथ नहीं कांपते। जब आप किसी पेशेंट से इन्वॉल्व हो जाते हो और तब ऐसी कोई सर्जरी आप उसकी कर रहे हैं, तो आप क्या उसका तब भला कर के लिए कर रहे हो, तो आप तो उसको बेस्ट करोगे, आपके हाथ क्यों कांपेंगे? घबराहट, डर? मेरे बहुत सारे पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को मैं कई बार होता है कि आपका डॉक्टर खास करके जो फैमिलीज़ के हैं उनके पेशेंट्स को डर होता है, तो मैं उनके अटेंडेंट्स को ओटी में बुला लेता हूँ। मैं कहता हूँ उनको चेंज कराता हूँ, यू स्टे हेयर। मतलब ये मतलब अब मैं कैमरे के सामने बात कह रहा हूँ, लेकिन समटाइम्स वो पेशेंट बड़ा रिलैक्स रहता है। गायनाकोलॉजी में डिलीवरी के समय में हस्बैंड्स को बुला लिया जाता है, क्यों? उसके हौसले के लिए ना, कि आपका हस्बैंड वहाँ साथ पे रहेगा तो आपको जो भी आपकी तकलीफ है वो आसानी से आप बियर कर लोगे। उसी तरीके से पेशेंट्स ऑपरेटिंग रूम में हैं, अगर मैं नहीं कहता ये नॉर्म बनना चाहिए कि पेशेंट्स के अटेंडेंट हो, लेकिन मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, कोई खड़ा है। एनेस्थेटिस्ट कई बार कहते हैं कि हाँ आपका अटेंडेंट क्यों आ गया और वो सब क्यों आ गया, लेकिन मुझे लगता है कई बार होता है मुझे दिखाना पड़ता है उसको कि कंडीशन कैसी है, इसलिए बुलाना पड़ता है। कई बार बहुत घबराहट में होते हैं लोग, तो मैं उनको ऑपरेटिंग रूम में लाता हूँ, जब वो बेहोश हो जाते हैं उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप जिम्मेदारी तो आपको अगर आप काम जानते हैं, जो आपके हार्ड स्किल्स अच्छे हैं सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ, तो आपको मुझे लगता नहीं फ़र्क पड़ेगा उससे। सर, जैसे आपने ये बात बोली कि अगर आपका कोई अपना आपके आसपास होता है और आप खुद मरीज़ हैं, आपका अपना कोई आसपास है, तो आपको हिम्मत मिलती है। बिल्कुल मिलती है, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो अभी हम अगर कोविड के दौर की बात करें जहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स थे और पेशेंट्स जो थे वो एडमिटेड थे अस्पताल में और उनका कोई भी घरवाला, कोई जानकार, कोई दोस्त उनके पास नहीं जा सकता था, उन्हें देख नहीं सकता था, मिल नहीं सकता था, क्या आपको लगता उस वक्त मोराल और डाउन हुआ होगा पेशेंट्स का? देखिए, मुझे लगता है कि जो आपके बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट था, क्योंकि उस समय ट्रांसमिशन का बहुत ज़्यादा डर था। आप हेल्दी है, आप पेशेंट के पास जा रहे हैं, आप कैच करेंगे इन्फेक्शन। बहुत सारे लोगों ने कैच किया इन्फेक्शन इस तरीके से हॉस्पिटल जा करके या पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट्स में आ करके। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई पॉसिबिलिटी थी तो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को वहाँ होना चाहिए था हर हालत में। कोई ऐसा मेज़र निकालते हम, अगर वो रहते तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है मॉर्टेलिटी में भी फ़र्क पड़ता फ़र्क। मुझे भी ऐसे ही लगता है, मतलब ऑब्वियसली ये तो एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, बट अगर आप एक पेशेंट को, एक बीमार इंसान को उसके अपनों से एकदम दूर कर देंगे, बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे और फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो इंसान खुद को मेंटली स्ट्रांग रखे, तो हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। मोबाइल पे लोग मैसेजेस भेजते थे कि मैं इस अस्पताल में मर जाऊंगा, मुझे प्लीज़ यहाँ से निकालो। तो ये तो मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है कि लोग करते थे। तो मतलब वो समय बड़ा मुश्किल था, कुछ भी कहना बड़ा अजीब होगा इस समय, लेकिन मुझे लगता है कि अगर साथ रहते तो शायद बहुत सारे पेशेंट्स बचते भी। मतलब आगे वैसे कभी ना ऐसा वक्त दोबारा आए, पर अगर कभी ऐसा हो जाता है तो प्रोटोकॉल्स को थोड़ा बदलने की या थोड़ा उनको और समझदारी से बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, मैं कहता हूँ इस बात को। सर, अच्छा एक बात बताइए, अभी तो हम जो पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, आप उनसे मिलते हैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर आपका एक बॉन्ड बनता है उनसे और फिर आप उनका इलाज आप करते उसे हैं। पहचानने लगते हैं। हाँ, पर कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी अपने का इलाज किया हो और क्योंकि आप ट्रॉमा सर्जन हैं तो तब क्या हाथ कांपे हैं, तब कैसा लगा है? कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है क्या? देखिए, मैं ट्रॉमा सर्जन हूँ और आप थोड़ा सा जाहिर सी बात है, जब आपका अपना होता है तो आप घबराहट में रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारा का सारा फोकस आपका उसका ट्रीटमेंट पे होता है, वो कैसे उस पीरियड से निकल जाए। तब आप ये नहीं देखते कि मेरा इससे ये रिश्ता है या नहीं, मेरा जो ये- ज़रूरी है मुझे वो करना है उसके लिए, वॉट एवर इज़ देयर, मतलब जो भी है। मेरी चीरा मदर, लगाना हो तो मतलब मैंने अपनी फैमिली में ऑपरेट किया है, अपने लोगों को ऑपरेट किया है, और मेरा ड्राइवर जो था मेरे 15 साल मेरे साथ रहा, उसको मैंने ऑपरेट किया है। और बाद में एक कार्डियक उससे उसकी डेथ भी हो गई कुछ सालों बाद। तो ऐसे लोग आते हैं कि जिसको आप करते हैं, आप अपनी फैमिली में लोगों को ऑपरेट करते हैं। मैंने अपने सगे चाचा को ऑपरेट किया है, उनका कूला फ्रैक्चर हो गया था, लखनऊ में रहते हैं वो, आर्मी में थे वो, और वो मुझसे लखनऊ से बरेली सर्जरी कराने आए। तो अब आप इमेजिन करिए कि अपने भतीजे के पास, जिसको उन्होंने बचपन से बड़ा किया है, उसके पास जा रहे हैं, तो किस भरोसे से आए होंगे वो। तो मुझे अगर काम आता है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो सर्जरी में बेस्ट परफॉर्म कर लूँगा, तो मैं करता हूँ। मुझे नहीं, इस बात का डर नहीं होता कि मेरे चाचा है और कुछ हो जाएगा उनको, नहीं।
ईश्वर की कृपा है मेरे को। मतलब आप ये नहीं कि आप अपने किसी और कलीग को केस रेफर कर दें कि भाई यहाँ मैं अगर मैं कर सकता हूँ, मैं बेस्ट कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, मुझसे कोई अच्छा कर सकता है उस केस को तो मैं कहूँगा वहाँ चले जाओ। ठीक। सर आपके पास कैजुअलिटी में ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे जो कि काफ़ी सीरियस होते होंगे और आपको पता चल जाता होगा कि यहाँ पे मामला बहुत गंभीर है, नहीं बचेगा इंसान। अब ऐसे में कोई ऐसा केस होता है कि आप अपने पेशेंट को बहुत कोशिश करते हैं बचाने की, नहीं बचा पाते, नहीं बचता है वो। ये एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ इंसान मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि तब घर जाके कैसा लगता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, आपके इतने सालों की प्रैक्टिस में, इतने सालों के करियर में ऐसा काफ़ी बार हुआ होगा कि बहुत कोशिश के बावजूद आप नहीं बचा पाए किसी को, तो घर जाके कैसा लगता है? हाँ, घर जाकर के फिर नहीं, आप तो शॉक में तो आप भी होते हो ना, जब आपका लगता है कि आपने बहुत कोशिश की और आप कर सकते थे और आपको लगता था कि ऐसा कर सकते थे और यह हो सकता है कि मैं उसको ड्यूटी डॉक्टर को ये बताता तो हो सकता था। गिल्ट रहता है क्या? रहता है, अगर लगता है कि बच सकता था और नहीं बचा तब रहता है। और जब आपने पूरी कोशिश की और आपको लगता है कि आपने कोई कमी नहीं करी तो फिर जाकर के आप जाते हो घर, सुबह हो जाती है, नहाते हो और वो अगला दिन होता है जब सो के उठते फिर हो। दोबारा वो पूरी साइकिल शुरू होती है। पूरी साइकिल शुरू होती है और आपको उस फैमिली को फेस करना है, सब कुछ करना है, आपको उसकी बॉडी हैंड ओवर करनी है। वो सब एक प्रोसेस है जो कि हर डॉक्टर गुजरता है तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ। तो सर पर जैसी किसी माँ को बताना कि उसका बेटा नहीं रहा या फिर किसी हस्बैंड को बताना कि तुम्हारी बीवी नहीं रही, बहुत मुश्किल होता होगा ये फैमिली को जाके बताना कि नहीं देखिए रहा। क्या होता है कि जब पेशेंट सीरियस आया ना, आप यही तो कह रहे हैं कि जब सीरियस पेशेंट आया तो उसको कैसे टैकल करा जाए और अल्टीमेटली अगर वो कुछ हो जाता है तो उसे कैसे बताया जाए। सबसे पहले तो देखिए, मैंने वही कहा कि जो लिटरेचर, थिएटर, सिनेमा आपको क्या देता है, सेंसिटिविटी देता है ना। तो जो सॉफ्ट स्किल्स ऑफ मेडिसिन हैं, मैं 2 चीज़ें, हार्ड स्किल्स में तो आप अपना काम जानते हो अच्छे से, आप अच्छा प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, अच्छी सर्जरी कर सकते हो, लेकिन इससे इन सब चीज़ों का भला नहीं होता ना। सीरियस पेशेंट आया तो जो सॉफ्ट स्किल्स है आपके, बातचीत आपकी, मैं कलानिधि, पॉल कलानिधि का एक कोट बता रहा हूँ आपको, सॉफ्ट स्किल्स इन मेडिसिन आर ट्रूली हार्ड स्किल्स टू टीच एंड टू लर्न। मेडिकल प्रोफेशन उसको सिखाता नहीं है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिए हमारे दर्शकों। मतलब जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो बातचीत करने का तरीका है, जो बेड साइड आपके बिहेवियर हैं, जो मैनर्स हैं, उसको आपको वो सिखाता नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल टीचिंग नहीं सिखाती है। तो जब आपके पास बहुत कुछ करने को नहीं होता है तब क्या करें आप? व्हेन देयर इज नो प्लेस फॉर स्कैल्पेल, जब आप सर्जरी नहीं कर सकते, जब दवा नहीं दे सकते, words are the only tool. When there is no place for scalpel, words are the only tool. Paul Kalanithi कहता है, amidst the tragedies and failures, I feared I was losing sight of the singular importance of human relationship, not between patient and their relations, but between doctor and patients. इसका मतलब ये है कि जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप है। ट्रेजिडीज़ और जो फेलियर्स, हमारे जो फेलियर्स हैं, हमारी ट्रेजिडी है, उसके बीच में डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन कैसे है? वो टेक्निकल एक्सीलेंस वाज नॉट इनफ। एज ए रेजिडेंट, माय हाईएस्ट आइडल वाज नॉट सेविंग लाइव्स, एज एवरीवन डाइज इवेंचुअली। टेक्निकल एक्सीलेंस की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे ज़रूरत है, मेरा हाईएस्ट आइडल ये कि लाइफ बचाना नहीं है, क्योंकि एवरीवन डाइज इवेंचुअली। भैया जीवन में हर एक को मर रहा है, आज मर रहा है, कोई बात नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? व्हेनेवर सीरियस पेशेंट कम्स टू यू, जब भी आपके पास सीरियस पेशेंट आएगा, द फर्स्ट कन्वर्सेशन विद अ सर्जन, विद अ फिजिशियन, विद अ अटेंडिंग डॉक्टर मे फॉरएवर कलर हाउ द फैमिली रिमेंबर्स डेथ। मतलब परिवार कैसे उस मौत को याद रखे। तो आप जब पहली बार मिलते हो ना पेशेंट से और सीरियस पेशेंट से और उसके अटेंडेंट से, तो जो पहला वार्तालाप है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि परिवार वालों को क्लोजर नहीं मिलेगा अगर आप वो हाँ। तो अगर आप, तो उसमें क्या होता है कि, और आपको मतलब हो सकता है कि उसका पीसफुल लेटिंग गो हो, या मतलब आराम, डॉक्टर साहब आपने बहुत मेहनत करी और आप बचा नहीं पाए, कोई बात नहीं,
या फिर आपका जैसे कहते हैं ओपन सोर ऑफ रिग्रेट हो कि आपने डॉक्टर साहब ध्यान नहीं दिया, वो नहीं किया। आपको अगर आपने उस समय ध्यान दिया, उस समय अच्छे से बात कर ली उससे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हाईएस्ट आइडियल क्या होना चाहिए हमारा? लोगों से बातचीत, वो हमारे को लोगों को गाइड करना, सीरियस पेशेंट को, कि देखो तुम्हारा यहाँ इलाज नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस अरेंज करा रहा हूँ, तुम यहाँ चले जाओ, ट्रॉमा सेंटर चले जाओ, वहाँ पर इसकी लाइफ बच सकती है। मेरी एक पैथोलॉजिस्ट हैं हमारी, उनके हस्बैंड का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ और ही वॉज इन, मतलब समझ लीजिए पूरा फ्लोर पे हमारे ब्लड आ गया था और वो अपने स्कूटर से आ रहे थे, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैरों की काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई, एक पैर ऑलमोस्ट एम्पुटेटेड था, एक पैर काफ़ी कुचला हुआ और था। अब मुझे लगा कि मैं अगर ट्रीटमेंट करूँगा तो हो सकता है कि इसके पैर को ना बचा पाऊँ। तो मैंने फिर ट्रॉमा सेंटर बात की, ट्रॉमा सेंटर में दिल्ली ट्रॉमा सेंटर बात की, उनके लिए प्रॉपर एम्बुलेंस अरेंज कराई, ट्रॉमा सेंटर पहुँचे, वहाँ पर वो 6-7 दिन रहे। अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाए, लेकिन हमने उनका ये मानना है, डॉक्टर साहब आपने तो सही समय पर भेज दिया था हमें, अब हमारी किस्मत है कि हम बच नहीं पाए। और डॉक्टर सुषमा सागर ने ट्रॉमा सेंटर में उस समय इंचार्ज थी, उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश करी, सारे रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म कर रखा था। वो रात में पेशेंट रिसीव हुआ, रात में उनको सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, रात में उनकी एक सर्जरी परफॉर्म हो गई, सब कुछ समय पे हो गया। तो आपने क्या किया? आपने केवल गाइड किया ना उसको, आपने इलाज तो नहीं किया, लेकिन आपने गाइड किया। तो गाइडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को सही दिशा में भेजना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप वो इलाज नहीं कर सकते हैं तो, अगर आपने कहा कि नहीं नहीं कल सुबह देखेंगे तब क्या होगा, सुबह तक तो वैसे ही सब कुछ बचेगा ही नहीं। सुबह तो आपको देखनी ही नहीं है ना, जो करना है अभी और तुरंत। तो जो लोगों को लगता है कि भाई डॉक्टरों को तो आदत होती है, इम्यून हो जाते हैं वो, क्योंकि रोज़ ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसा नहीं होता है, मतलब फ़र्क पड़ता है। नहीं, देखिए हमारे लिए ना वो रूटीन है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट के लिए तो वो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप 5 सर्जरी कर चुके हैं, उसके जीवन की तो पहली सर्जरी है ना, वो तो पहली बार हॉस्पिटल आया है, आप तो दिन रात हॉस्पिटल में रहते हैं। तो हम दोनों लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को लेते हैं, लेकिन एक अलर्ट होता है, एक मेंटल प्रेशर सीरियस पेशेंट्स का हमारे ऊपर होता है, वो रहता है मतलब। और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो आपको फिर, इफ़ यू आर टू बी पार्टली रिस्पॉन्सिबल इवन देन, तब आपके लिए फिर आपको सब कुछ करना है उसके लिए। अच्छा डॉक्टर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी पेशेंट को ये बोला हो कि अब इन्हें दवाओं की नहीं दुआओं की ज़रूरत है, ऐसा कभी बोला है आपने? हाँ, जब पेशेंट के पास कुछ नहीं होता तो फिर देखिए आप हौसला रखिए और दुआ करिए, देखिए कुछ हो सकता है तो हो जाएगा बस। लेकिन वो इतना गंभीर समय होता है ना कि आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, उसको आपको उसके पास खड़े रहना पड़ेगा, आपको उसको समझाना पड़ेगा कि आप देखिए बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है, आप कहीं ले जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो दिखा लीजिए, और आप, मुझे लगता है कि दुआ करिए, हौसला रखिए। तो जैसे कुछ सीन्स ऐसे हैं जो फिल्मों में बहुत ही क्लीशे होते हैं डॉक्टर के ऊपर, जैसे एक ये था, क्योंकि ये हर फिल्म में ये डायलॉग लगभग होता उतना है। मैकेनिकली कहा नहीं जाता जितना फिल्म में दिखा दिया नहीं, तो जाता है। आपका सबसे मजेदार क्लीशे सीन आपको कौन सा अच्छा लगता है किसी फिल्म में, कि बस 5 मिनट पहले ले आते तो बच जाते? ये सीन्स बहुत ज्यादा, मतलब डायलॉग्स डॉक्टर बहुत बोलते हैं फिल्मों में, आपको कोई ऐसा याद आ रहा है जो आपको बहुत क्लीशे और बहुत मजेदार लगता है? मुझे तो लगता है कि आर्टिफिशियल लगता है, अब क्या बताऊँ मैं, मुझे तो लगता है कि सब जो फिल्म्स में दिखा रहे हैं तो बहुत आर्टिफिशियल है और मैच नहीं करता कहीं भी। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड, बहुत दूसरी दुनिया है। हाँ, अगर आपको, मुझे लगता था कि जो गंभीर चीज़ें हैं, अगर आपने विजय मेहता का एक लाइफ लाइन आता था सीरियल बहुत पहले, वो देखा है तो वो रियल था काफ़ी कुछ। उसके बाद से तो मैंने कुछ मेडिकल पे बना हुआ कुछ इंडिया में रियल देखा नहीं, मतलब कुछ भी, कि वो सब आर्टिफिशियल लगता है और सब। पर कुछ इंग्लिश जैसी ग्रेज एनाटॉमी है या फिर ईआर है। यार है, और वो थोड़ा सा, मैंने कहा ना, उसको रोमांटिसाइज कर देते हैं वो लोग थोड़ा सा, और वो जो लाइफ है वो बहुत क्रूड होती है, वो रियलिटीज़ बड़ी फ़र्क होती है, और उतनी सोफिस्टिकेटेड और उतनी वैसे नहीं होती है। तो अब फिल्म्स और टीवी के लिए तो बात बिल्कुल फ़र्क हो जाती है। रियल जिंदगी बहुत अलग है, जो आप पर्दे पे देखते हैं वो एकदम अलग होती है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने अपनी किताब में एक पेशेंट मुनीर की कहानी शेयर करी,
जो कि इकलौता कमाने वाला था अपने परिवार में, और उसके एक एक्सीडेंट में आई थिंक दोनों हाथों में इंजरी बहुत सीरियस हो गई थी, और उसकी माँ को आपसे बहुत उम्मीद थी कि आप बचा लेंगे उसको या इलाज कर देंगे उसका। ऐसा मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब पेशेंट के परिवार को आपसे बहुत उम्मीद होती है कि कुछ मिरेकल कर देगा डॉक्टर और बचा लेगा, और ये प्रेशर आप रोज़ फेस करते हैं। हाउ डू यू डील विद इट? कैसे उस प्रेशर से आप डील करते हैं? नहीं, दैट आई कैरी दैट प्रेशर ऑन माई शोल्डर्स। सच बात तो ये है कि और इट टेंड मी टू ड्रैग डाउन। लेकिन होता क्या है कि आपको, अगर आप इस मुनीर जैसी कहानियाँ और भी हैं इसमें, जैसे थ्रू दीज स्टोरीज आई वॉन्ट टू कैप्चर द इसेंस ऑफ ह्यूमन कन्विक्शन। एक जो धारणा है ना, और जो एक ये उम्मीद है, होप है, ठीक हो जाएगा, उसका बिलीव मेरे में और मेरा बिलीव ऊपर वालों में, तो ऐसे में बेड़ा पार लगता है आपका। तो आप लगातार लगे रहते हो, तो एक दिन मुनीर चला फिर। मतलब वही होता है कि उसकी मदर को उम्मीद थी कि भाई ये मेरा बेटा कैसे ठीक होगा, क्योंकि बहुत कम उम्र में उसके फादर की, बल्कि वो फादर की डेथ हुई तो उसके 2 महीने बाद पैदा हुआ, और उसने कैसे तैसे वो उसने टेलरिंग का काम सीखा और बहुत उसने उसको मास्टर कर लिया। तो उसको लगा अगर यही सोल कमाने वाला है और अगर यही चला जाएगा तो क्या होगा। तो ये दुनिया तो बड़ी जो है फ़र्क है, और मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे होप से, बिलीफ से, फेथ से आप पेशेंट्स को निकाल ले जाते हो। पर सर, जैसी इंसान है आप पर, आपसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भगवान वाली होती हैं कि एक ज़िंदगी दे देगा ये डॉक्टर, पर ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगती रोज़ उस एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करना? क्या मतलब ऐसा होता है कि सर्जरी करते समय आप घबरा रहे होते हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही होती है कि इतनी उम्मीदें हैं, नहीं हो पाया तो क्या होगा? देखिए, सर्जरी करते समय तो आप बेस्ट सोचकर शुरू करते हो। हाँ, मतलब जो आप रिज़ल्ट नहीं दे पाए तो आपको ये बताना तो पड़ता है कि पेशेंट्स को कि आप जितना चाहते थे वैसा कर नहीं पाए। और आई डोंट थिंक कि पेशेंट जो है उतना अच्छा कर पाएगा जितनी अच्छी की उम्मीद थी। लेट्स होप। कई बार समय देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। कई बार नेचुरल रिकवरी बहुत सारे पेशेंट्स की होती है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है, और कई बार आप हताश होते हो तो आप उससे कहते हो कि फिर आप किसी और को दिखा लो, और बेस्ट होगा कि मुझे लगता है कि आप दिल्ली चले जाओ, ट्रॉमा सेंटर चले जाओ या एम्स चले जाओ और वहाँ दिखा लो। मैं इतना कर सकता था, भारीपन रहता है, भारीपन की वजह से ही पेशेंट्स को फिर कई बार रेफ़र किया जाता है। आप उतना नहीं ले सकते जितना आप नहीं कर सकते, और ऊपर से आपके पास लोड भी है, तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। तो आप, क्योंकि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो लोगों के होते हैं वो बहुत क्लोजली देखते हैं, रोज़ देखते हैं, और आपने मतलब ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को देखा भी होगा जो कि नहीं बच पाए, एंड जो ग्रीफ है उससे आपका बहुत क्लोज वास्ता रहता है, आप रोज़ वो चीज़ देखते हैं। सेकेंड वेव के दौरान, फर्स्ट वेव के दौरान भी और थर्ड वेव के दौरान भी, या फिर इन जनरल हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है और वो सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे, उस ग्रीफ से बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसा कुछ आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे या उनसे कुछ कहना चाहेंगे जो कि उनको इस ग्रीफ से कोप करने में थोड़ी मदद कर सके, क्योंकि आप डील करते हैं इस चीज़ से रोज़? देखिए, ग्रीफ जो है वो एक बड़ा नेचुरल इमोशन है ना, मतलब और उसमें आपका ग्रीफ की ना एक, जैसे बहुत सारे आपको कई बार अनएक्सपेक्टेड, कई बार बहुत डिफ़िकल्ट इमोशंस का सामना करना पड़ता है। भाई किसी को लॉस ऑफ लाइफ हुआ है या लॉस ऑफ लिम्ब भी हुआ है तो वो ग्रीव करेगा, और ऐसे समय में आपको बड़े अनएक्सपेक्टेड इमोशंस देखने को मिलेंगे। जैसे आपको शॉक है, एंगर है, डिसबिलीफ है, गिल्ट है, प्रोफाउंड सैडनेस है। ये सब आपको एक जो इस तरीके की एक साइकिल होती है जिसके थ्रू आप गुजरते हैं। आपको बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा हो गया, आपको गिल्ट होता है कि मैंने ऐसी जगह पे क्यों भेजा उनको, इस अस्पताल में क्यों कर लिया, गिल्ट होता है। एक बहुत सैडनेस रहती है, और इसका एक टाइम होता है। मुझे लगता है कि अलग अलग लोग अलग अलग समय पे, आपको डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका कोपिंग स्टाइल कैसा है, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, आपका जो लॉस है वो कितना सिग्निफिकेंट है। तो इन सब चीज़ों पे भी, बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। तो हर इंडिविजुअल का वो अलग अलग होता है। जैसे आप भृंगेश की आप कहानी देखेंगे तो
उसको दोनों हाथों का और एक पैर का एम्पुटेशन होना और उसका उफ ना करना मुझे बहुत हैरान करता है। तो अगर आप ग्रीफ वाली फेज में गई नहीं, आज वो पढ़ रहा है, आज वो पढ़ा रहा है, अभी भी मैसेज करता है, बरेली में उसका कोर्ट केस चल रहा है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, ये रेलवेज वाला, हाँ, तो वो आज भी मुझे मैसेज करता है। मतलब ये कहानी वैसे हम बता दें कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या हुआ। भृंगेश जो है एक मैसूर का थिएटर वाला बच्चा था जो कि थिएटर करता था, और वो उसका मन हुआ कि मैं नॉर्थ जाता हूँ, हरिद्वार बनारस, मैं शिव जी के दर्शन करूँगा, और इस तरह से करके वो हरिद्वार आया। हरिद्वार से जब बनारस आ रहा था तो बरेली के पास एक ट्रेन दुर्घटना क्या कहेंगे उसे, वो ट्रेन थोड़ी स्लो हुई, उसे पानी पीना था, उसको लगा मैं नीचे उतर के पानी लेकर के चढ़ जाऊंगा। जब तक वो चढ़ता तब तक ट्रेन चल चुकी थी और उसके दोनों पैर नीचे आ गए। उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, सिविल हॉस्पिटल। उसके साथ एक उसका दोस्त था महेश। मेरे पास किसी थिएटर वाली लड़की का फ़ोन आया कि सर एक थिएटर का बच्चा है, मैसूर में थिएटर करता है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको बहुत सारा ब्लड चाहिए। मैंने कहा है कहाँ पर वो, हमारे यहाँ तो आया नहीं है। तो बोले नहीं आपके यहाँ तो लेके आ रहे हैं लेकिन उसको ब्लड अर्जेंट चाहिए होगा। खैर वो लेके आए उसको, तो बड़ी बुरी हालत में था वो, दोनों पैर काफ़ी ज़्यादा कुचले हुए, हाथ भी डैमेज, दोनों हाथ डैमेज, दोनों पैर डैमेज। खैर उसको हम लोगों ने उसको ब्लड दिया, FFP दिया, उसको फ्लूइड लगाया, उसको सुबह 5 बजे उसने आंखें खोली अपनी, तब उसको देखा कि उसके दोनों हाथ तो कटे हुए हैं। इस दौरान हमने घर वालों से बात की, उनको फोटोग्राफ्स भेजे, कंसेंट ली, फ़ोन पे ही उनको वीडियो कॉल कराया, उनको दिखाया कि देखिए बच्चे की हालत ये है, सब कुछ। वो पूरा दिमाग में मेरे इम्प्रिंट हो चुका है कि कैसे उस तरीके का केस हमने कुछ किया ही नहीं था लाइफ में उस समय, उससे पहले। खैर उसको जो है भृंगेश बचा। 2-3 दिन बाद उसके सारे फैमिली आ गई, रेलवे वाले भी देखने आए उसे, हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं रेलवे वालों ने। तो वो जो थिएटर वाले बच्चे थे, उन्होंने जो बॉन्डिंग थी उनकी आपस में, उस बच्चे को कभी मतलब उसको रोने नहीं दिया, कभी मैंने उसके एक आंसू नहीं देखे, इसलिए वो मेरे जीवन का खास पेशेंट है। वो मैंने उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखे, कभी भी मैंने उदास नहीं देखा। इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो लोग जो क्रैक करते थे उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह, वस्तु की तरह उठाते थे। वो कुछ था नहीं उसके हाथ में, ऐसे उठा के उन्होंने एम्बुलेंस पे रखा जब ले जा रहे थे। उसको लिटाल दिया जमीन पर, फ्लोर को, कि चूमा उसने फ्लोर हॉस्पिटल का कि मुझे यहाँ बचाया गया है। वाह, मतलब तो बहुत ही वो पॉजिटिव आउटलुक है ये। बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। तो वो बच्चे कमाल थे, वो भृंगेश कमाल है। और जब भी वो आने के लिए कहता है, मैं क्या तुम आओ बरेली और आई वांट टू मीट यू। इस समय वो थिएटर पढ़ा रहा है और अपना कुछ और भी कर रहा है, लगातार वो मैसेजेस करता है। तो ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो आपकी लाइफ में, जो ऐसे लोग आ जाते हैं। तो डॉक्टर, मैं इसीलिए आपसे ये पूछना चाह रही थी, आपने अपनी किताब में ऐसे बहुत सारे किस्सों के बारे में बताया है, पेशेंट्स के बारे में बताया है, जिनकी बहादुरी ने आपको भी सरप्राइज़ कर दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी इंसान ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए, पैर गंवा दिए, और उसने फिर शुरुआत से शुरू की है और फिर वापस वो बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में। तो ऐसी कोई कहानी जो आपके दिमाग में रह गई हो किसी पेशेंट की, आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ब्रजेश तिवारी है एक, जो ब्रजेश ने हमारे हम लोग क्या करते थे नवरात्रि में, थिएटर वाले बच्चे एक 3 घंटे की रामलीला करते हैं कि मतलब पूरी रामलीला जैसे भारतीय कला केंद्र में होती है यहाँ दिल्ली में, कि 3 घंटे में पूरी रामलीला समाप्त हो जाती है। तो वो रामलीला करते थे। तो जो लड़का उसमें हनुमान प्ले करता था, वो बहुत एनर्जी वाला कैरेक्टर है, हनुमान जानते हैं आप। और उसको ठीक रामलीला से पहले उसको ये हुआ कि फीवर आ रहा था। पहला शो निकल गया, दूसरे में पता चला उसको प्लेटलेट्स डाउन है, तीसरे में फिर से फीवर आ गया। और लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट था और इतना मतलब उसको बिलीव था कि मैं कर ले जाऊंगा। हम लोग डरे हुए थे। और क्या एग्जैक्टली क्या कंडीशन क्या हुई थी उन्हें? डेंगू हुआ था। ओके। अब डेंगू के साथ आप सोचिए कि ये जब पता चल जाए कि आपको NS1 पॉजिटिव है, और तो हम लोग सब हिचक रहे थे कि नहीं तुम्हें शो नहीं करना चाहिए, और पूरी तरह से मना भी नहीं कर पा रहे थे। मुझे बहुत गिल्ट है इस बात का, आज भी है, कि मैंने लास्ट शो में उसको ब्लीडिंग होने लगी। अब जब ब्लीडिंग होने लगी नाक से तो सब डर गए।
फिर हमारे फिजिशियन है डॉक्टर अमार, वो बेचारे उस दिन पीछे बैक स्टेज खड़े रहे। एक और डॉक्टर रहा साथ में, जूनियर डॉक्टर रहा, उसको फ्लूट दिया गया, उसको सलाइन दिया गया और उसको जो है उस पर परफॉर्म किया, और उस दिन भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस हालत में भी। तो जो उसका जो फेथ था, जो उसका प्यार था ना अपने थिएटर को लेकर के, अपनी परफॉर्मेंसेस को लेकर के, और जो उसका फेथ था स्पेशली अपने ईश्वर में, तो वो उससे करवा गया। तो वो कई बार आपको चमत्कृत करते हैं कि एक ब्लीडिंग पेशेंट शो कर रहा हो, और वो भी ऐसा एनर्जी वाला 2, 2.5, 3 घंटे का शो हो, वो कैसे कर सकता है कोई? तो वो उसने किया। तो मैं हैरान हो जाता हूँ, आज भी सोचता हूँ। ऐसे एक बच्चा था जो दिल्ली से ग्रुप आया था रंग विशारद करके, उसमें वो बच्चा जो है उसका नाम भी विशारद ही है, वो बीमार है, और आते ही उसके फादर ने बताया कि सर आपके यहाँ शो है, आज थिएटर फेस्टिवल है और आपके यहाँ शो है सुबह शाम को, मेरे बच्चे को खांसी आ रही है। तो मैंने डॉक्टर से उसको दवा भिजवा दी दिखवा करके कि ये दवा भिजवा दो जा करके। शाम को देखता हूँ कि शो चल रहा है और वो बच्चा खांस रहा है, और पेरेंट्स उसके दोनों उसके पेरेंट्स भी उसमें काम कर रहे हैं शो के दौरान ही हो शो के दौरान, और ऑडियंस को पता नहीं चल रहा है, और वो उसको बीच बीच में जब वो खांसता है तो उसको पिला देते हैं वो, क्योंकि शो कॉमेडी है और उसमें बहुत धूमधाम है, बहुत उछल कूद है, तो उस दौरान पता नहीं चलता है। उस बच्चे ने परफॉर्म किया। तो कई बार ऐसे लोग हैरान करते हैं जी। तो मतलब ये था कि आई कांट गो ऑन बट आई विल गो ऑन, होता है ना। तो वो वाला चीज़ है, सैमुअल ब्रेख्त का कोट है वो। तो मैंने कहा कि नहीं मैं करूँगा, और कर डाला उसने। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि आपको लगता है कि अरे ये कैसे कर गए। छोटी बच्ची थी, उसको पॉट स्पाइन था। क्या था? मतलब हड्डी की टीबी थी, रीढ़ की टीबी थी, और बेड पे लेटी हुई है। जब मेरे पास ले आया गया तो बेड सोर्स हो रहे हैं उसको, सीवियर एनीमिया है, ऑक्सीजन मास्क से हमेशा मुस्कुराती रहती थी। कोई कैसे मुस्कुरा सकता है ऐसे में, उस हालत में? फिर ठीक हुई तो कह रही मुझे स्कूल जाना है। मैंने कहा नहीं, बैग लेके नहीं जाओगी तुम। बैग का भार होता है। हाँ, बैग का भार होता है। नहीं, 3 महीने बाद जाने लायक हो गई वो। तो रिकवरी होती है पेशेंट्स की, और कई बार वो मुझे लगता है कि हम लोगों से बड़े इंसान हैं, कैसे ये सब चीज़ें झेल करके। ट्विंकल का केस है जी। ट्विंकल का दोनों हाथ, एक मतलब वो कपड़े फैला रही थी और उस पर आपका टेंशन बैंड वायर जा रहा था पूरा, जब वो हाई टेंशन वायर जा रहा था, और दोनों हाथ जल जाना, उसका दोनों हाथों का कट जाना, उसका काम कर देना, उसका बाकी वो उसका हंसना मुस्कुराना अपने आप में बहुत चकित कर देता है आपको। और अब वो आई थिंक योगा हाँ, कर और रही वो हैं। बल्कि एम्स ऋषिकेश में उसने मेरी किताब देखी वहाँ पे पहले वाली, इन एंड आउट ऑफ थिएटर्स, तो उसने उसका फोटो भेजा कि यहाँ पर आपकी बुक है सर, और उसमें मेरी कहानी है। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है ये कहानियाँ, क्योंकि हम लोग की लाइफ में जनरली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी दिन बॉस से डांट पड़ गई या कुछ हो गया, तो उस दिन हमारा मूड ख़राब हो जाता है और हमें लगता है यार अब नहीं हो रहा। और फिर आप ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जहाँ पे लोग अपने हाथ गवा चुके, पैर गवा चुके, और वो इतनी हिम्मत से उस चीज़ को फेस करते हैं। तो वो बहुत सुपर inspire ह्यूमंस करती हैं। आप सोचिए कि आपको वो इंस्पायर करते हैं। ये कहानी किताब ही इसी वजह से है। जी। मतलब स्टोरीज इन दिस बुक आर नॉट जस्ट अबाउट दोज हु आर ब्रोकन और हु हैव सर्वाइव्ड। मतलब ये कहानियां उससे आगे की हैं। टूटे और सर्वाइव करना तो अलग बात है, उससे आगे बढ़ने उससे की। आगे की उसके आगे की कहानियां हैं। जी। अच्छा डॉक्टर, आप यू आर अ मैन ऑफ मेडिसिन, अ मैन ऑफ साइंस, फैक्ट्स, पर फिर आपने जैसी ब्रजेश तिवारी का जिक्र किया जो उस हालत में परफॉर्म कर रहे थे थिएटर में, या उस बच्चे का जिक्र किया, क्या कभी कभी आपको भी लगता है यार कुछ चीज़ें दवाइयों से भी बढ़ के होती हैं, वो चमत्कार वाली चीज़ की मिरेकल? मैं तो लगभग मतलब रोज़ाना तो नहीं, लेकिन हाँ देखता तो हूँ, अक्सर देखता हूँ। और मेरा जो ऑपरेटिंग रूम है उसमें भी हम लोग कुछ ऐसा चला के रखते हैं जिससे लगता है कि स्पिरिचुअल, जिससे एक शक्ति मिलती है। और अगर कोई नहीं भी रिलीजियस है, बहुत धार्मिक नहीं भी है, तो भी अगर नहीं, आपको लेकिन लगता कुछ है ना कि कुछ और तो है जो ऊपर वाला, जिसे हम लोग जिसमें बिलीव करते हैं, कुछ ना कुछ है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता था और कैसे ठीक हो गया, आई couldn't बिलीव दिस। तो मैं कई बार होता है कि आई जस्ट डोंट बिलीव दिस, हाउ इट हैपेंड। साइंस के भी परे हैं कुछ चीज़ें। हाँ, वो आप साइंटिफिक रीजनिंग नहीं जाती है वहाँ पर, ये सच है। अच्छा सर, एक चीज़ बहुत कॉमन है इंडिया में, और मुझे ये बुक पढ़ के एहसास हुआ कि आप भी काफ़ी झुंझला जाते हैं इस बात से, कि लोग बीमार पड़े, डॉक्टर के पास आए, उन्हीं ने कुछ दवाएं लिखी, कुछ दिन वो दवाइयाँ खाईं,
फिर दवाइयाँ छोड़ दी, और अगर आपने लिखा है कि भाई 15 दिन बाद आके दोबारा दिखाओ, 10 दिन बाद आके दोबारा दिखाओ, वो फॉलोअप के लिए नहीं आएंगे, और फिर वो आएंगे बहुत महीनों बाद जब वो कंडीशन और वर्स हो चुकी होगी। क्योंकि हमारे देश में ना ये फॉलोअप कल्चर शायद नहीं है कि हम अपनी मर्जी से हर 3 महीने में जाके टेस्ट करवा लें। बाहर देशों में ऐसा होता है कि लोग डेंटिस्ट के पास जा कर के दांत दिखवा रहे हैं, नहीं भी अगर कंडीशन है तो भी, या टेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर कहता भी अगर कि 15 दिन बाद आ जाओ, लोग फॉलोअप के लिए जाते ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ा कारण तो पहला तो लिटरेसी है कि बहुत सारे लोग उतने लिटरेट नहीं है कि उनको मालूम होना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस का कोर्स अगर ऑर्थोपेडिक में बोन टीबी है तो 18 महीने का कोर्स है। उनको आराम आने लगता है जल्दी से, वो दवा छोड़ देते हैं, फिर उनके पास फाइनेंशियल बर्डन है दवा खाने का। अब तो गवर्नमेंट से भी दवा मिलने लगी टीबी की, तो लोगों को खाना चाहिए। हम लोग ये बताते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही है, 500 रुपीज़ आपको यूपी गवर्नमेंट दे रही है अलग से कि आपको दवा खाने के अलावा, उसके बावजूद भी दवा छोड़ना, तो फिर इसका मतलब है कि आप लिटरेट नहीं हैं। और कई बार होता है, मुझे जो लगा कई बार कि मेरे पास कई बार इतना रश होता है तो पेशेंट अवॉइड करता है कि यार मैं ठीक हो गया हूँ, क्यों जाऊँ। बहुत सारे मरीज तो कहते हैं सर आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिला, आपसे बात ही नहीं हो पाई, आपसे वो ही नहीं हो पाया। अब मैं कई बार तो मैं झुंझला जाता हूँ कि ऐसा क्यों। तुम आते, रिक्वेस्ट करते, बात करते, मुझे फ़ोन करते, इसको बताते कि तुम्हारी दवा चल रही है, तुम्हारे को नहीं छोड़ना है, लेकिन छोड़ते हैं पेशेंट्स, और झुंझलाहट भी होती है। लेकिन फिर जब आप उनके बारे में सोचते हो कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो लगता है कि ये कैसे खाता दवा। एक ट्यूमर का पेशेंट था देशपाल, उसकी मैंने 6-7 सर्जरी की थी हाथ के ट्यूमर की, और वो नहीं आया फॉलोअप में, ठीक हो गया आते हुए। आया एक बार, मैंने कहा तुम इतने दिनों बाद आए हो, तुम्हारे को बहुत सारा ट्रीटमेंट चाहिए था तुमको। बोले सर मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बाइक चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, एक अजय और सुजाता की कहानी है जिसमें वो उसके घर में इतनी फैमिलियल इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, उसका बच्चा होता है, उसके बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को भी कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है, वो इस वजह से नहीं आ पाता, उसका ट्यूमर बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं आपके पास फॉलोअप से बहुत कॉमन है, लॉस्ट इन फॉलोअप जिसे कहते हैं आप, वो बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है वो 2 ही चीज़ें हैं उसके लिए रीज़न, एक तो आपका लिटरेसी और दूसरा फाइनेंशियल बर्डन जो है उनके ऊपर, वो लंबे समय दवा नहीं खा सकते। पर ये चीज़ भी बहुत कॉमन है कि अगर डॉक्टर बोलते हैं कि 10 दिन की दवाई खानी है, तो इंसान ने 4 दिन खाई, 5 दिन खाई, चलिए वो आपने छोड़ दिया, आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, 10 दिन में छोड़ दिया, लेकिन आपने एक बड़ा कोर्स छोड़ दिया, वो बहुत खतरनाक है। तो रिलैप्स कर सकता है वो चीज़, क्योंकि इसके बारे में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है कोई एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहे हो और वो पूरा ना करना, तो वो तो बहुत ख़राब चीज़ है। क्या ऐसा ड्रग रेजिस्टेंस नाम की एक चीज़ होती है कि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है ये मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, और डॉक्टर साहब आप बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, कि आपको वो दवाई दी गई है, आपने खाई, पर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, आपने बीच में छोड़ दी है, और उसके बाद फिर अगर दोबारा वो कंडीशन आपको कभी आगे चल के होती है और आप सेम दवाई खा रहे हैं, तो असरदार नहीं रहेगी। यही होता है इसमें। ये तो बहुत ज़्यादा है, खास करके जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस वाली ड्रग्स हैं उसमें आजकल जो सबसे बड़ी जो भयावह सिचुएशन आ गई है वो MDR की आ गई है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। आपने दवा छोड़ी, आपका कीटाणु ढीठ हो गया, अब जो है आपको उसके ऊपर की सेकेंड लाइन ड्रग्स खानी है। MDR ट्यूबरकुलोसिस बहुत ख़राब तरीके की टीबी है। उसी तरीके से बहुत सारे, आप टाइफाइड की दवा आपने खाई, आपका रेजिस्टेंस आ गया, आपको दवा असर नहीं कर रही, आपको आपका गट परफोरेट हो गया, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई। तो दवा का कोर्स, खास करके एंटीबायोटिक्स का कोर्स, या जो आपके शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, जो आपकी थेरेपीज़ हैं, जो आपके कैंसर की थेरेपीज़ हैं, जो आपकी साइकेट्रिक इलनेसेस की दवाएं हैं, साइकेट्रिक इलनेसेस की, उन दवाओं को छोड़ते ही आपको रिलैप्स होता है और आप मिजरेबल हो जाते हो। तो वो तो मैं सलाह दूंगा कि डॉक्टर से पूछे बिना 2 बार कम से कम कंफर्म करिए कि आपको दवा बंद करनी है कि नहीं करनी है। वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो गई है इंडिया में तो इस समय। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पहले आप जब वो दवा खाते थे तो आपको असर करती थी, पर अब जब आपको दोबारा वो बीमारी हो रही है, कंडीशन हो रही है, वो दवा असर नहीं कर रही है, तो उसके पीछे वजह ये है कि आपने अपना कोर्स पूरा नहीं किया है और आपका जो शरीर है वो रेजिस्ट कर रहा है वो दवा, इसलिए आपको असर नहीं कर रही है। तो डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा खाना एकदम से ना छोड़ें। अब डॉक्टर साहब एक बात ये बताइए, आपने गुंजन की कहानी लिखी है अपनी किताब में, जिसमें ये एक लड़की है, इसको एक कंडीशन है, इसको इलाज की ज़रूरत है, पर इसके जो परिवार वाले हैं
ये लोग इलाज इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि उनको डर ये है कि अगर हमारी बेटी के बीमारी के बारे में बाहर पता चलता है तो इससे शादी कौन करेगा। और ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान में बहुत ही आम है। घर वाले, माँ बाप लड़कियों में अगर कोई दिक्कत, कोई बीमारी, कोई कंडीशन होती है उसको छुपा जाते हैं, नहीं इलाज लेते हैं, खुल के उसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बात बाहर आ गई तो फिर हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, और ये उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ जैसी चीज़ है। ये बहुत होता है। तो अगर जो लोग सुन रहे हैं और जो ऐसा करते हैं, आप उनको एज अ डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे? हमारी सोसाइटी मतलब अब तो काफ़ी सोसाइटी पढ़ी लिखी भी है, और जिसकी बात कर रहे हैं उसकी फैमिली भी मतलब निरक्षर नहीं थी, पढ़ी लिखी थी और अपना वो व्यवसाय करते थे। उनके बच्चे को जब डायग्नोज हुआ एवेस्कुलर नेक्रोसिस, तो पहले तो बहुत समय वो टालते रहे उस चीज़ को। ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, एवेस्कुलर नेक्रोसिस कूल्हे की हड्डी की एक ऐसी बीमारी है जिसमें कूल्हे की हड्डी का दौरान, खून का दौरान जिसे कहते हैं, वो रुक जाता है और वो कूल्हा जो है हार्ड हो जाता है। जो जॉइंट में चलता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है चलना उसका, और धीरे धीरे आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। उस कंडीशन में आपको इनिशियल स्टेजेस में वो ठीक हो सकता है एक छोटी सी सर्जरी द्वारा, और लेटर स्टेजेस में उसमें कूल्हा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो गुंजन के केस में था, उसमें वो इनिशियल स्टेज में डॉक्टर्स को दिखाते रही, दवा खाते रही। मैंने उसे बताया कि एक छोटी सी सर्जरी करा लो और तुम्हारे को हो सकता है कि तुम जो है ठीक हो जाओगी। वो खैर उसने वो सर्जरी बहुत लेट कराई। लेट कराने के बाद वो फिर फॉलोअप से गायब हो गई। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक तो पहले बहुत सारे ऐसी भी कुछ परसेंटेज ऐसा है जो लड़कियों का इलाज ही नहीं कराना चाहता है, जिसको मैंने भी बहुत फेस करता हूँ। और फिर उनको लड़कियों का मतलब है कि उसका विवाह हो जाए और उनका धर्म पूरा हो जाए, जिम्मेदारी पूरी हो जाए, एक ही लगता है। तो सबसे जीवन में जो माता पिता का सबसे बड़ा ध्येय होता है कि बिटिया की शादी हो जाए। अब बिटिया की शादी हो जाए तो अगर वो लंगड़ा के चलेगी तो शादी कैसे होगी, और अगर वो या ऐसा कुछ ऐसा तरीका निकाले जिससे कि उसकी विवाह हो जाए, बाद में देखा जाएगा, सब पड़ जाती है सब जगह। तो बहुत सारे लोग तो ये ट्राई करते हैं किसी तरीके से शादी हो जाए। गुंजन के केस में भी इसी तरीके ट्राई करने से शादी हो गई। लेकिन जब प्रॉब्लम तब आई जब उसको जब वहाँ पे ससुराल गई, जब उसके हस्बैंड को थोड़ा आइडिया लगा कि ये इसको प्रॉब्लम है, तब एकदम से सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई। अब उसको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है, वो सब कुछ बताना ही बताना है जो उसने नहीं बताया अब तक। वो कोप अप नहीं कर सकती वो वाली लाइफ, मैरिड लाइफ। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो छुपा जाते हैं। जैसे अभी की बात है, मेरे पास मेरे ख्याल से महीना 1.5 महीने पहले की बात, एक लड़की आई, उसकी शादी को 1 महीना हुआ था, और आते ही उसने बताया कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी दवा खा रही थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे दवा खाते देख लिया तो मुझे पकड़ लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मुस्लिम फैमिली थी। तो मैंने कहा भाई क्यों, तुम तो पूरी तरह ठीक हो जाओगी, तो तुमने क्या बताया नहीं था तुम्हारे को टीबी का इलाज चल रहा है? बोले नहीं, ये नहीं बताया था, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सारे काम कर रही हूँ घर के। तो मैंने कहा तुम सारे काम कर रहे हो घर के, तो पता कैसे चला? बोले मेरी सास कह रही थी कि आटा तुम माड़ो बैठ के, नीचे बैठ के। तो मैंने सोचा नीचे बैठ के नहीं माड़ पाऊंगी मैं, तो मैंने मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हस्बैंड ने कहा कि ये तुमने क्यों मना किया? तो बोले मेरे कमर में दर्द है। फिर उसने उसके बाद देख लिया उसको दवा खाते हुए, तो उसने फिर उसको पता करना शुरू करा। तो उससे पता चला यहाँ इलाज हो रहा है, तो उसके हस्बैंड फैमिली पूरी मेरे पास आ गई। मैंने कहा ये बीमारी तो ठीक हो जाती, किसी ने कहा कि इसमें पैराप्लीजिया हो जाएगा, पूरा इसका जो यहाँ से सुन्न हो जाएगा, धड़ रीढ़ की हड्डी का बीमारी है। तो काफ़ी उनको लगा, और मैंने उनको काफ़ी कोशिश की कि वो पैचअप हो जाए, और मैंने उसके हस्बैंड को एश्योर किया कि 100% ठीक हो जाएगी। हो सकता है मैंने झूठ बोला हो, लेकिन मैंने एश्योर कराने की कोशिश की पूरी तरह ठीक हो जाएगी, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, 100% ठीक हो जाएगी। हाँ, वो ठीक हो जाएगी, अगर वो प्रॉपर दवा खाएगी तो ठीक हो जाएगी। मतलब किसी को अगर छुपकर दवाई खानी पड़ रही है तो इससे बड़ी ज्यादती और क्या होगी? अब आप सोचिए, तो सोसाइटी तो हमारी ऐसी है ना, तो हम लोग 2 तरह के चेहरे रखते हैं ना, बातें करते हैं, लेकिन अगर देखने जाएंगे लड़की तो आपको ये नुस्खा है, ये निकाल देंगे उसमें। हाँ, तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत मानते हैं, पर बचाना सिर्फ उसको कोख में नहीं है, जब बड़ी हो जाए तब भी बचाना है उसको, तब भी बचाना है। और आपको भी हमारे उसको भी सोचना चाहिए, उसके हस्बैंड को, उसकी फैमिली को भी सोचना चाहिए कि यही अगर बीमारी शादी के बाद हुई होती तो क्या होता, तब क्या होता।
तो लेकिन लोग नहीं सोच पाते हैं उस दृष्टिकोण से, उनको एक परफेक्ट बहू चाहिए, तो बिल्कुल मशीन परफेक्ट तरीके से काम करती हो। हाँ, तो वो जो है वो कभी भी कुछ हो सकता है लाइफ में, ये इस बात को नहीं सोच पाते। उनको लगता है कि शादी जो की है तो शादी से पहले ही इसको प्रॉब्लम थी। बहुत सारे लोग आकर के इस बात से झगड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ को मैंने झगड़ते देखा है कि नहीं सर इसको पहले से प्रॉब्लम थी। और लोग नहीं बताते हैं मतलब शादी के समय भी कि अगर और कोई कई बार ये medical सवाल दिक्कत- पूछते हैं कि सर ये कितने समय से था इसको, ये बताइए, शादी तो अभी मेरी 2 साल पहले हुई है, ये इसको कितने समय से प्रॉब्लम है इसको। और अगर आपका पार्टनर उसको आप ये नहीं बता और ये पा एक रहे हैं तरफा कि है, आपको- लगभग ये लड़कियों के साथ ही होता है ज़्यादातर, मैंने देखा है। हाँ ज्यादातर तो ऐसे ही है। हाँ, ज़्यादातर एक तरीके से लड़कियों के साथ होता है कि उनको वो उनकी शादी छुपा के की जाती है, उनको पता चल जाता है बाद में, तो फिर वो जो है, और कई बार होता है कि बीमारी उस समय हुई हो, बाद में शादी के बाद फिर भी वो लोग शक करते हैं कि ये कहीं बीमारी बचपन की तो नहीं है सर, पहले से तो नहीं है, हमसे छुपाया गया हो। ये जो आपने बात बताई इससे मुझे एक किस्सा याद आ गया। मतलब मैं भी जानती हूँ एक लड़की को, उसको अस्थमा है और जब डॉक्टर ने, और काफ़ी क्रॉनिक अस्थमा है, तो डॉक्टर ने उसको इन्हेलर दिया था क्योंकि अस्थमा में इन्हेलर लेना पड़ता है। तो उसके जो घर वाले थे वो नहीं चाहते थे कि वो लड़की इन्हेलर ले, क्योंकि अगर इन्हेलर लेगी तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि लड़की में कोई बीमारी है, कोई ख़राबी है, तो शादी कौन करेगा। अब सोचिए एस्थमेटिक पेशेंट से उसका इन्हेलर ले लिया जाए तो कितनी डरावनी चीज़ है ये। और 14 साल की उम्र है उस लड़की की अभी। और उसको लाइफ लॉन्ग लेना है। Exactly. मतलब अस्थमा तो रहेगा एंड शी हैज़ टू टेक इट, जब तक कि कोई ऐसी, अब कोई चमत्कार तो कभी होगा नहीं। तो और अगर उसके साथ क्या उसकी शादी नहीं होगी? होगी। और फिर जब अटैक पड़ेगा तब आप लड़की की ज़िंदगी नहीं का तो सवाल सबसे है। अच्छा तरीका ये कि आपको जो लगता है कि आपके साथ प्रॉब्लम है, आपको बताना चाहिए। आपकी बच्ची गुड़ी है, आपकी बच्ची अच्छी है, तो आपको बताना चाहिए कि ये देखिए ये मेरी ऐसी बिटिया है और इसके साथ ये प्रॉब्लम है, अब बताइए आप। और दूसरी बात ये कि केवल क्या विवाह ही ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपकी शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं होती है। हाँ, शादी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, तो आप उसको पढ़ लिख करके कुछ काबिल बनाइए, बजाय इसके कि आप उसकी शादी कर दीजिए खाली। तो और मुझे लगता है और मेडिकल सहायता मिलना हर इंसान का हक है। कम से कम अपने बच्चों से वो हक मत छीनिए, अपनी बेटियों से वो हक मत छीनिए। अच्छा डॉक्टर, आपने अपने किताब के अंत में कोरोना वॉरियर्स का जिक्र किया है, और हमने भी देखा था कि जब कोरोना की वेव आई उस वक्त शुरुआत में तो दवाइयाँ भी नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी, कुछ पता नहीं था, फिर भी डॉक्टर्स दिन भर 2-2 दिन लगातार पीपी किट में गर्मी में इलाज कर रहे होते थे। और उस वक्त थालियाँ भी बजवाई गई थी डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करते हुए। पर उसके बाद कॉन्स्टेंटली हम ऐसे केसेस सुनते रहते हैं कि कोई पेशेंट है वो नहीं बच पाया, डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की पर नहीं बचा पाए, तो उसके घर वाले इतना गुस्से में तैश में आकर तोड़ फोड़ मचा देते हैं अस्पताल में, डॉक्टर्स पर हमला कर देते हैं। इनफैक्ट कुछ वक्त पहले की बात है, राजस्थान में एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, अगर आपने केस सुना होगा, क्योंकि वो एक पेशेंट का इलाज कर रही थी डिलीवरी के समय और वो नहीं बच पाई वो पेशेंट, पर उसकी वजह से इतना मेंटल हैरेसमेंट उस डॉक्टर को फेस करना पड़ा और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगे कि आउट ऑफ केयरलेसनेस और ध्यान नहीं दिया उन्होंने, इस वजह से पेशेंट की जान चली गई, उन्हीं ने सुसाइड कर ली। तो मेरा सवाल ये है कि जब आपके पास तो क्रिटिकल पेशेंट्स बहुत आते हैं, रोज़ ही आते हैं, और आप ऐसे केसेस भी सुनते होंगे जहाँ पे यही अटैक हो जाता है डॉक्टर्स पर, तो क्या आपको डर लगता है जब आप ट्रीट कर रहे होते हैं कोई ऐसा पेशेंट? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको घबराहट होती हो कि भाई कुछ हो ना जाए? देखिए, फॉलिबिलिटी ऑफ बीइंग इन प्रोफेशन वेयर यू आर ओब्लाइज्ड टू बी इनफॉलिबल, मतलब ये है कि आपका ये प्रोफेशन गलतियों का प्रोफेशन है, मिस्टेक्स का प्रोफेशन है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बिल्कुल भी जो है गलतियां नहीं करेंगे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब इस तरह के सीरियस पेशेंट्स आते हैं तो एक मेंटल प्रेशर डॉक्टर पर भी बहुत रहता है। एक बात, ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए फ़र्क है। हमारे वो रूटीन का हिस्सा है, पेशेंट के लिए वो बहुत अहम पार्ट है, अहम जीवन का अहम हिस्सा है, हमारे लिए वो एक रूटीन का ही पार्ट है वो। तो दोनों में फ़र्क है, तो दोनों उस तरीके से परेशान नहीं हो सकते। सीरियस पेशेंट जैसे ही आया तो आपको, मैं कहता हूँ कि हमारे जो उसमें सिखाया जाता था, इफ़ यू आर
even if you are partly responsible or for their physical and psychological problems of their patients, you must know that what you are doing, what to look for, आपको क्या देखना है, how to identify all the issues, how to get the information, how to address issues of ethics and uncertainty. Uncertainty है इस केस में इतनी ज़्यादा, उसके और भी issues हैं, उसको कैसे देखेंगे? How to integrate all the information and knowledge quickly into action कि आपके पास इतना समय नहीं होता सोचने that के लिए। serves our patients well. How to discard the trivial, कैसे trivial को आप खत्म करिए कि जरूरत नहीं ये फालतू बातों की, क्योंकि क्विक डिसीजंस लेने क्विक डिसीजन लेना पड़ता है ना। तो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिन उस समय, हाउ टू रिस्ट्रेन आवरसेल्फ फ्रॉम यूजिंग इट अननेसेसरली। तो आपको ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उस समय आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो काम करते हैं ना फिर। नहीं, पर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना कि थोड़ा डर लगता है क्या जब आप डर नहीं, मुझे लगता है आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, आप डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंट के साथ खड़े रहिए, जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करिए। डरने का, आपको आते ही थोड़ी ना कोई अटैक कर देगा। सिचुएशन की गंभीरता बताएंगे आप तो हो सकता है कि उसको समझ में आए। अगर आपने ध्यान अपना हटा लिया, आपकी क्विकनेस नहीं दिखी उसको, तो वो हो सकता है कि अब एकदम से वो हो जाएं वो लोग। मुझे नहीं लगता कि कोई बिना इस पर्पस से आया है कि आपसे झगड़ा करना है और तब आकर के इलाज के लिए आया है पहले वो। पर सर मतलब ये केसेस रहे हैं कि आपने कोशिश करी है पर पेशेंट की जान आप नहीं सबको आप नहीं बचा सकते, और तब घर वाले हमला बोल देते हैं, अटैक कर देते हैं, तो तोड़-फोड़ आपको करते जब वो हैं। जब उस समय सिचुएशन ऐसी आएगी तब को आपको वहाँ पर आपके रिप्रेजेंटेटिव को, आपके डॉक्टर को वहाँ रहना पड़ेगा सामने बताने के लिए। कहीं ना कहीं गैप हो जाता है। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कोई सिचुएशन? बहुत बार होता है, मतलब ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि लेकिन हमने उनको एक्सप्लेन किया कि आप बताइए हमारी कमी कहाँ है। आपका पेशेंट सीरियस था, हम जो कर सकते थे हमने किया, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे। और वो सुनने के लिए तैयार ना हो घर वाले तो नहीं तैयार हो तो यू कॉल पुलिस, वी विल इन्वेस्टिगेट द केस, पोस्टमार्टम होगा उसका। क्योंकि डॉक्टर सेफ्टी के ऊपर बहुत सारे ऐसे सवाल उठे नहीं हैं। हैं, बहुत सारे आपको लगता है कि ये आपको, हमारे यहाँ तो हमारी भाषा में लेबल कर दिया जाता है पेशेंट कि ये इस तरह का पेशेंट है, ये इस तरह का पेशेंट है, ये हंगामा करेंगे, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, ये इस सिटी को बिलोंग करता है तो ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो कोई भी आपके साथ आपको कर सकता है, आप हमेशा आपको डर बना रहता है, लेकिन अगर आप, मुझे लगता है, अलर्ट हैं तो ऐसे इंसिडेंसेस का बहुत मात्रा कम हो जाती है। कुछ ना कुछ एलिमेंट रहता है जहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हमेशा पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स की गलती रहती है। मतलब डॉक्टर की भी गलती होती है। डॉक्टर की भी गलती नहीं, मैंने क्या कहा, आप गैप हो सकता है आप कर रहे हो लेकिन आप समझा ना पा रहे हो। आप राइटिंग वर्क में इतने इन्वॉल्व हो गए, आपने लिखना शुरू कर दिया। जैसे आपने पहला सवाल किया था कि आपको पहले से आप फॉर्म भरने हैं, फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले पेशेंट देखिए आप। और दूसरा, कई बार जयपुर वाले केस में पेशेंट की डेथ बाद भी हुई है, लेकिन वो पहले से ऑलरेडी वो हैंडल्ड केस था, उसको कोई ले नहीं रहा था, उसके बाद उस डॉक्टर ने लिया, तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि यहाँ पर ऐसे इस पेशेंट्स में ऐसे में कुछ हो भी सकता है। और पीपीएच हुआ, उसको पोस्ट पार्टल हैमरेज हुआ, जो कि नॉन कॉम्प्लिकेशन है। ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, बहुत सारे पेशेंट्स को यूट्रस निकाल देना पड़ता है उसके बाद। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गैप हुआ, लेकिन सुसाइड तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। सुसाइड करना तो कोई रास्ता नहीं है, और डॉक्टर्स को ही सोचना चाहिए कि दुनिया और भी है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। कोर्ट कचहरी है आपके लिए भी उतनी सुविधाएं हैं जितनी उस पेशेंट के लिए हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है। अच्छा सर, आप एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम है दया दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये थैलेसीमिया से जो ग्रसित बच्चे हैं उनकी मदद करता है। एक तो आप ये बताइए कि थैलेसीमिया क्या होता है और आपकी ट्रस्ट कैसे मदद करती है, या कोई और लोग अगर इससे जुड़ना चाहें, मदद करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? देखिए, थैलेसीमिया के बारे में मैं थैलेसीमिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि मैंने बिफोर कमिंग टू ऑर्थोपेडिक्स आई वॉज इन पीडियाट्रिक्स इन कानपुर, और 6-7 महीने में कानपुर रहा। तो वहाँ पर मेरी एक सीनियर थी डॉक्टर अलका खडवाल, आजकल वो पीजीआई में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बड़ी इंचार्ज हैं, और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े मिरेकुलस काम किए हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट में। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि वह मतलब हेमेटोलॉजी में और कुछ ऐसा करूं। तो बहुत सारे बच्चे आते थे मेरे आसपास के कानपुर में, वो थैलेसीमिया वाले।
तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि मैंने कहा मेरे पास भी कभी सुविधाएं होंगी तो इन बच्चों के लिए मैं कुछ करूंगा। बहुत प्यारे और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते जो उनका आईक्यू होता है बच्चों का, जो थैलेसीमिया वाले बच्चों का होता है। और बहुत बहादुर होते हैं, अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ब्लड लगाओ। हम लोगों में से कोई कर पाएगा कि आप ब्लड आप लगाओ, सुई कैथ से लगाओ, डरते हैं। इकरार भाई कैथ लगाइए। आता है बच्चा एक ऐसे अकेला 7 साल का बच्चा 15 किलोमीटर दूर से आता है ऑटो में बैठ करके और ऐसे हाथ बढ़ा देता है, कैथ मतलब वो जो आईवी नस कैथ में लगाओ। सुई। हाँ, आईवी कैथ लगाओ जिससे कि मेरा ब्लड चढ़े। पकौड़ी नाम है उसका। पकौड़ी। हाँ हाँ, उसका जो छोटा भाई है उसका नाम समोसा है। तो दोनों भाइयों को थैलेसीमिया है, दोनों भाई आते हैं, मैं पूछता हूँ तुम्हारे वो वाला नहीं आया, बोले वो सर कल आएगा। कई बार वो साथ साथ आते हैं। वो बच्चे इतने इंस्पायरिंग होते हैं। तो वो शुरू में जब मैं आया बरेली तो वो बच्चे भटकते रहते थे ट्रांसफ्यूजन के लिए कि कहाँ कराएं कहाँ कराएं। फिर मैंने पता किया कि मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जो है हम लोगों ने शुरू किया, हमने एक ट्रस्ट बनाया और मैंने कहा मैं केवल यही काम करता हूँ। हालांकि मैंने कभी इसको हाईलाइट नहीं किया, ये बहुत साइलेंटली चलता है। पहले शुरू में 10 बच्चे, 20 बच्चे, 40 बच्चे, इस समय मेरे पास 200 बच्चे हैं थैलेसीमिया के जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन करते हैं महीने में 2 बार। सर थैलेसीमिया क्या मैं होता वही है? बता रहा हूँ। जी। थैलेसीमिया में जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती है, उनका नंबर ठीक होता है, उनका शेप एबनॉर्मल हो जाता है, उनकी क्वालिटी गिर जाती है। तो जैसी क्वालिटी गिरती है तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे 120 दिन आरबीसी की लाइफ होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो एक तरफ आरबीसी कम हो गया तो आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर गया, एनीमिया हो गया, तो ऐसे बच्चे एनीमिक होते हैं। और जैसे जैसे इनका जो डेड आरबीसी इकट्ठी होती गई उससे बॉडी में आयरन ओवरलोड हो गया। आयरन ओवरलोड बॉडी में हुआ तो उसका लिवर बढ़ गया, किडनी वो आपका स्प्लीन में आ गया, लिवर और ये सब चीज़ें, स्प्लीन बढ़ जाती है तो पेट फूल जाता है बच्चों का, एनीमिया हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स, तो इसको पता कैसे चलता है? ये थैलेसीमिया मेजर के बारे में बता रहा हूँ। हमारे अंदर एक ट्रेट होता है थैलेसीमिया ट्रेट जो थैलेसीमिया माइनर करता है। अगर 2 पेरेंट्स की शादी जो थैलेसीमिया ट्रेट वाले हैं उनकी शादी हो जाए आपस में तो 25% चांसेस ये हैं कि उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा। तो जो दोनों पेरेंट्स उनको पता होता है कि उनके पेरेंट्स को अभी तक पता नहीं था, अब काउंसलिंग होने लगी है मैरिज से पहले। अच्छा। कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं। अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं तो आपको थैलेसीमिया माइनर से शादी तो करनी ही नहीं है। तो सर ये कैसे पता चलेगा कोई थैलेसीमिया? आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं, हीमोग्लोबिन होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। अच्छा। और जो आपका जनरल ब्लड काउंट होता है। थैलेसीमिक पेशेंट यूजुअली जो है एनीमिक होते हैं। अच्छा। तो पता चल जाता है। तो जब 2 थैलेसीमिक माइनर या 2 थैलेसीमिक ट्रेट जब शादी जब उनकी हो रही है तो उसमें 25% चांसेस है आपको थैलेसीमिया होगा मेजर। अच्छा। बीटा थैलेसीमिया कहलाता है वो। उसमें ये टेंडेंसी होती है कि आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, बच्चों को आयरन ओवरलोड होता रहता है। एक समय के बाद उनको आयरन चिलेटिंग एजेंट्स देते हैं, दवा देते हैं जिससे कि उनका आयरन का ओवरलोड कम कर दिया जाए और उनको ब्लड चढ़ाया जाता है। तो यूजुअली 3-4 हफ्ते में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जब खून काफ़ी गिर जाता है तो फिर उनको महीने में 2 बार उनको ब्लड चढ़ाया जाता है और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिंदगी भर होता है ऐसा। हाँ। तो यूजुअली बच्चे क्या होता है जिनको सब कुछ सही मिलता रहता है, सही ट्रीटमेंट मिलता रहता है, वो उनकी उम्र होती है 30, 35, 40 साल तक। नहीं तो बच्चे 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद आना फिर बंद हो जाते हैं। आपको नहीं दिखते हैं कि वो पहले आते थे अब नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे 20 साल में मैंने देखे, मतलब 2007 से शुरू किया हमने, 15 साल हो गए मुझे करते हुए। तो मुझे लगता है कि जो और दूसरा अब आपको प्रेगनेंसी है तो आपको 10th वीक में आपको जो आपका वो एंटीनेटल ब्लड निकाल करके आपको पता चल सकता है कि आपका बच्चा थैलेसीमिक है कि नहीं है। अच्छा, प्रेगनेंसी में ही प्रेगनेंसी में ही पता चल सकता है। आपने अपना टेस्ट नहीं कराया और आपको प्रेगनेंसी में, तो कुछ कंट्रीज में तो प्रेगनेंसी में ज़रूरी है वाला टेस्ट। अच्छा। तो वो हीमोग्लोबिन जो आपका होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, उससे आपको पता चल जाता है। प्रीनेटल जो है आपका वो भी चेकअप पता चल जाता है उससे। कई ऐसी बीमारी और कंडीशंस हैं जिनका पता जो है अगर आप प्रेगनेंसी में करा लें तो आपको पता चल सकता है कि बच्चे को होगी या नहीं। हाँ, क्योंकि थैलेसीमिया बहुत पेनफुल कंडीशन है। बच्चे चढ़ते और पूरा आपके फैमिली का एक मेंबर आता है, पूरे दिन वो बैठा रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ब्लड अरेंज करना वो हम लोग खैर कराते हैं, लेकिन दिन भर बैठ के चढ़वाना लॉस ऑफ वर्क है। जॉब से आप एक दिन की छुट्टी ले रहे हैं और फिर महीने में 2 छुट्टियाँ, और फिर बच्चे के लिए आपको ब्लड अरेंज करना, चढ़वाना, पूरा दिन वेट करना, वो एक पूरे जीवन भर की चीज़ है। तो अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, मदद करना चाहे तो कैसे कर सकता है? दया दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू, वही ट्रस्ट ही उसको करता है। जी,
तो जो भी चाहे वो कैन गेट इन टच विद द ट्रस्ट और फिर आगे। जी जी जी। ठीक है सर, ऑन अ लाइटर नोट मुझे एक चीज़ ये पूछनी है कि आप सब जितने भी डॉक्टर्स होते हैं सबकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी क्यों होती है? मतलब फार्मेसी वाले के अलावा वो कोई और पढ़ नहीं सकता कि लिखा क्या है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके सिलेबस में एक अलग सा ये कोर्स होता है जहाँ आप लोगों को डॉक्टर्स की स्पेशल राइटिंग सिखाई जाती है लिखना? एट दिस स्टेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। आपको जब मेडिकल में लेक्चर होता है ना आपको, तो आपको बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं और आपको नोट करना पड़ता है, तो राइटिंग ख़राब होने की जो शुरुआत होती है, हालांकि मुझे हैरान होता हूँ आज भी कि बहुत लोगों की राइटिंग उस समय भी बहुत अच्छी थी, वो कैसे मैनेज करते थे पता नहीं, लेकिन हम लोग की राइटिंग तो लेक्चर से ख़राब हुई। धीरे धीरे इतना नोट करना होता है। और पेशेंट्स के भी आप जब उसके बाद फिर आप लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आप क्लिनिक्स में चले गए, क्लिनिक्स में आप देखते हैं कि आपको जो है इतने सारे पेशेंट्स देखने हैं, तो आपने उसमें फिर वो घसीटा मारना शुरू किया। फिर वो जो स्टेजेस है, वही मैं कह रहा हूँ, नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अनलर्न दैट, कि आपको आदत पड़ चुकी है। तो और आपको एक सीरियस बात इसमें ये है कि जो नेशनल मेडिकल जर्नल है उसमें कहता है कि 7,000 डेथ इस एरर से होती हैं रियली इंडिया में। हाँ, 7,000 LMJ के, मौतें? हाँ, ये आपके प्रिस्क्रिप्शन एरर से होती है कि कोई दूसरी दवा चली गई है, कुछ हो गया है, ये इसकी बहुत रिपोर्ट ये जानकारी बड़ा। नहीं हाँ हाँ, तो इसीलिए जो MCI ने और बाकी लोगों ने उन्होंने कहा या तो आप कैपिटल में लिखिए या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग दीजिए। ये एक सीरियस बात है जो कि मुझे लगता है कि कैपिटल में लिखना चाहिए। 4 साल बाद कई बार मुझे भी अपनी राइटिंग पहचानने में लगता है ये मैंने क्या लिखा था, तो वो ठीक नहीं है मुझे लगता है। मतलब भले ही मैं भी उसका हिस्सा हूँ, उसी पार्ट का, उसी प्रोफेशन का, और मैं मतलब हालांकि सारे 100 में से 100 डॉक्टर्स की राइटिंग ख़राब नहीं होती, कुछ की बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाँ 50-60% लोगों की राइटिंग तो बहुत ख़राब होती है। मैं जब छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स जो वो स्पेलिंग भूल जाते हैं क्योंकि दवाइयों के नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड और बड़े बड़े होते, तो वो ऐसे ही कुछ स्टार्टिंग का कुछ ऐसे ऐसे बना देते कि समझ लो अपने आप, क्योंकि उनको स्पेलिंग याद नहीं रहती। हाँ, स्पेलिंग्स भी कुछ दवाइयों की, कुछ बीमारियों की तो मुश्किल तो होती है। क्यों होती है? मतलब ऐसे नाम रखते क्यों हैं दवाइयों के? कुछ सब कुछ खत्म ही नहीं होती हमारी भाषा में नहीं है ना वो, और अब सब कुछ पर अंग्रेजी कुछ में है। आसान रख दे इंसान समझ पाए। नहीं, अपने फार्मास्यूटिकल्स ने क्या किया, उसके नाम तो ट्रेड नेम आप तो लिखते हो ना, तो ट्रेड नेम आसान हो जाते हैं। अब टेरीपेराटॉइड है, तो अब बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं कि जो आपको अब लिखेंगे आप डी क्यूरविंस टीनोसाइनोवाइटिस, डी क्यूरवांस लिखना ही आसान नहीं है। मतलब यहाँ पे जो आपका कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है, बहुत लोगों का हाथ में यहाँ दर्द होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डी क्यूरवांस टीनोसाइनोवाइटिस। नाम ही बड़ा अजीब सा है, मैं कहता हूँ मेरी से गूगल कर लेना तुम ये क्या है। टंग ट्विस्टर है। हाँ, तो अब जब आपके पास आए तो मैं इसलिए गूगल मुझे यहाँ पर मदद लगती है कि जो आपने लिखा वो समझ लेगा। वो डी जैसे DE लिखेगा और Q लिखेगा तो डी क्यूरवांस आ जाएगा। तो वो मैं बता देता हूँ कि तुम नहीं समझ पा रहे तुम्हारी बीमारी क्या है, नाउ यू सी दिस इन गूगल, नाउ यू गूगल इट। सर, अपने आखिरी सवाल पे आते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कोई 3 बुक रिकमेंडेशंस जो आप देना चाहें कि हमारे दर्शक वो 3 किताबें पढ़ें जो आपको पसंद हैं। देखिए, माय ऑल टाइम फेवरेट इज एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज। बेसिकली इट इज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर रिटन बाय Indian born American oncologist Dr. Siddhartha Mukherjee. What personally fascinates me about this book is it was written at the behest and demand of a cancer patient. Cancer patient ने पूछा, who said, I am willing to go on fighting, but I need to know what it is that I am battling. मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस चीज़ से जूझ रहा हूँ, किस चीज़ से लड़ूं मैं, किस चीज़ से लड़ूं मैं। तो और दूसरी बात जो सिद्धार्था मुखर्जी की मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ही रोट द बुक टू काउंटर द डेंजर ऑफ गेटिंग ड्राउंड इन द ट्रेजिडी ऑफ कैंसर। मतलब आप उस ट्रेजिडी में आप ना बह जाएं उसकी रॉ में, उसको काउंटर करती है किताब ये। तो कैंसर पेशेंट्स के लिए तो नहीं, मतलब कैंसर पेशेंट के लिए तो है ही है ये किताब, और बाकी लोग जनरल पब्लिक रीड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये माइलस्टोन बुक है ये। उसी तरीके से मैंने जो दोबारा पढ़ी है अभी एक अपनी किताब लिखने के बाद जब मेरे पास समय था, तो माई ओन कंट्री इज़ बाय यंग अमेरिकन फिजिशियन ऑफ mid-80s in Tennessee, USA. He began to treat patients then a unknown disease. अब आप सोचिए, अब मुझे आपको कोविड याद आ जाएगा। एक अननोन डिजीज थी जो आई थी यूएसए में 1980 के आसपास। क्या बीमारी थी ये? हाँ, with an unending influx of mysterious symptoms. It came out to be AIDS. It came out to be AIDS.
मतलब ये डॉक्टर एक ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे थे जिसको मालूम नहीं था कि कौन सी बीमारी है। अनएंडिंग इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स, इतने सारे पेशेंट्स जो वहाँ के कंट्री साइड से शहर आने लगे, इकट्ठे होने लगे। एक पूरी कम्युनिटी का पता चल रहा था कि कैसे कैसे कम्युनिटी है। और जब बीमारी पता चली तो इट वाज एड्स। तो लेटर डॉक्टर वर्गीस मतलब बिकेम नेसेसिटी फॉर द टाउन। आप समझ लीजिए उन्होंने इतना काम किया उस पर। हम लोग कहते मतलब मैं तो समझता हूँ कि ही गेव मतलब उन्होंने ऐसी चीज़ें दी जो एम्पैथेटिक ट्रीटमेंट और जो केयरिंग उन्होंने दी वो अद्भुत है। वो मिसाल है कि आपको HIV में जहाँ पे इतना ज़्यादा स्प्रेड है, उसका ब्लड स्प्रेड है, कॉन्टैक्ट स्प्रेड है उसका, तो उसको उस समय उन्होंने उसका जूझना, वो अद्भुत कहानी है उसकी। और वो मुझे लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए। उनको उस तरह से उस चीज़ का एक हासिल भी हुआ उस किताब लिखने का और उनको उन पेशेंट्स का इलाज करने का, कि उनको वो अंडरस्टैंडिंग मिली, उनको वो लास्टिंग लेसन्स मिले जिससे वो समझ सकें कि जब व्हेन देयर इज़ नो क्योर हाउ टू हील। मतलब उसका इम्पोर्टेंस ये है कि हाउ टू हील व्हेन देयर इज़ नो क्योर। कोविड के समय में किताब बहुत हिट करती लोगों को, क्योंकि सेम वही सिचुएशन थी। हाँ, वो कोविड का ही आपको पूरा जिक्र है उसमें। जैसे लगता है कि कोविड ही आया है। ब्लैक फंगस उस समय भी थी, आप सोचिए। अच्छा, म्यूकोरमाइकोसिस। हाँ, म्यूकरमाइकोसिस से ही तो लोगों को पता चलना शुरू किया कि इतनी फैटल हो चुकी है ये चीज़ें। म्यूकर ने डायग्नोज किया कि इतना ही ज़्यादा इम्यूनिटी कम हो गई है। माइकोबैक्टीरियम जैसे हमारा टीबी का बैक्टीरिया होता है, यूएस ने टीबी जाना ही तब जब उसको HIV हो गया। यूएसए में टीबी का पता ही तब चला जब HIV के पेशेंट्स आए और उनको वो सुपर एडेड टीबी का इन्फेक्शन हो गया। उससे पहले तो अननोन था वहाँ के लिए। मतलब था एक समय में, अमेरिका से ख़त्म हो गया था, फिर दोबारा आया HIV की वजह से। तो दूसरी बुक ये है। तीसरी मैंने आपको बताया जो डॉक्टर पॉल कलानी थी, वो बुक है व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, जिसको मैंने अडेप्ट करके उसका एक प्ले भी लिखा, पैलाडिन करके, वो आपको शायद आइडिया नहीं होगा। तो व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर तीसरी मेरी ऐसी किताब है जिसको मुझे लगता है कि लोगों को पढ़ना चाहिए, खास करके जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या इस प्रोफेशन वाले लोगों से जूझ रहे हैं, तो उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। तीसरी किताब ये है, व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर। इसी के साथ आज का किताब वाला हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर ब्रिजेश्वर, आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, और जो हमारे दर्शक हैं वो हमें बताएं कि और किन किन लोगों को वो किताब वाला में देखना चाहते हैं। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कैमरे के पीछे हमारे साथ थे विजय, बहुत ही पेशेंटली। थैंक यू सो मच। देखते रहिए दी ललन टॉप।